या बस थोड़ा सा हिस्सा? तुरंत ही सारे एग्जीक्यूटिव्स झुक गए। पैसा वाकई इंसानों को बदल देता है। अब वो लोग कारोस के सारे प्रोजेक्ट्स और ऑब्जेक्टिव्स दिखाने को तैयार थे, मगर ह्युंजू ने फिर इंटरप्ट किया। उसने कहा, मैंने पहले ही तुम्हारा पूरा बिजनेस एनालाइज कर लिया है। मुझे पता है कारोस अभी कैसी मुश्किल में है, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप लोग खुद बताएं डायरेक्टली। फिर यूएसपी प्लग किया गया और असली मीटिंग शुरू हुई। इस बार बात हो रही थी मॉडर्न कार्स की, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी। ये दोनों आज की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के सबसे बड़े सेक्टर हैं। जब बात सेल्फ ड्राइविंग कार्स की आई, अमेजॉन के पास 41% का स्टेक था, सैमसंग के पास थोड़ा सा हिस्सा, और फिर आता है इताची। हाँ, एक जापानीज कार कंपनी जिसका नाम सुनकर ही लगता है इन्वेस्ट करना चाहिए। पर अरे नहीं भाई, सब पैसे डूब गए। इताची बर्बाद हो चुका था, और जो भी टेक उसके पास थी वो अब कारोस के पास थी। इतना ही नहीं, अमेजॉन भी क्रैश कर चुका था और सैमसंग ने सब कुछ खरीद लिया था। अब सैमसंग के पास 86% का मार्केट कंट्रोल था, और अब वो कारोस के कुछ हिस्से बेच रहे थे। ह्युंजू ने पूछा, क्यों? लड़के ने ठंडी में कांपते हुए जवाब दिया, क्योंकि अमेजॉन सैमसंग इताची का सिनर्जी फेल हो चुका है। जो भी उन्होंने सेल्फ ड्राइविंग टेक में बनाया वो सक्सेस नहीं हुआ। इसीलिए सैमसंग अब कारोस की टेक और पैटेंट्स बेचना चाहता था, ताकि अपने इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा रिकवर कर सके। अगर उन्होंने सब बेच दिया तो कारोस की वैल्यू कुछ नहीं बचेगी, सेम जैसा इताची के साथ हुआ। अब मैं खुद कंफ्यूज हूं। बस इतना समझ में आया, लोग पैसे गंवा रहे हैं और हमें चाहिए कि हमारा लड़का इससे प्रॉफिट कमाए। फिर ह्युंजू ने सब साफ किया, असल में ये लोग खुद इन्वेस्ट नहीं कर रहे, ये बस वो शेयर्स हमें बेच रहे हैं जो पहले सैमसंग के पास थे, $100 मिलियन में। फिर अचानक एक बंदा हमारे लड़के से पूछता है, क्या तुम समझे ये सब? हमारा लड़का जवाब देता है, हाँ। फिर वो कहता है, आओ अकेले में बात करते हैं। लड़कियां थोड़ी कंफ्यूज्ड रह जाती हैं और सब बाहर चले जाते हैं। अब मैं भी खुद को उन बेवकूफों जैसा फील कर रहा हूं जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। बाहर एक चबी सा बंदा पूछता है, क्या तुम लोग सच में ह्योनसंग की सब्सिडरी हो? हमारा लड़का कहता है, हाँ, क्यों? उसका दोस्त गुस्से में है। मैं उन लोगों को इतना बड़ा एडवांटेज नहीं दूंगा। अब लड़का खुद कंफ्यूज है। क्या चल रहा है, सैमसंग मोटर्स या ह्यनसंग मोटर्स? क्या फर्क है? ह्यनजू कहती है, जाओ जिनवू से पूछो। जिनवू कहता है, हाँ, मैं जानता हूं ये कौन है। ये कोरिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी है। फिर लड़का खुद समझाता है, ये कंपनी कोरिया की सबसे बड़ी है, दूसरी सबसे बड़ी भी यही है, और तीसरी भी। इनके पास सब कुछ है। और तभी नावी बताता है अपने दोस्त के गुस्से का असली रीजन। यही वो हरामखोर लोग थे जिन्होंने उसके परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। उसके डैड की मौत केंजो की वजह से हुई थी, लेकिन इन लोगों ने किया क्या था? चलो अब सब कुछ साफ होने वाला है। उसके डैड एक छोटी सी मेटल कंपनी के प्रेसिडेंट थे, जहां बस 10 कर्मचारी थे। फोन पर वो बहुत खुश थे, एक्साइटेड थे कि सैमसंग की कंपनी उनकी बनाई गई न्यू सस्पेंशन सिस्टम को अपनी नई कारों में लगाना चाहती है। सब एक्साइटेड हो गए, एक छोटी सी कंपनी और काम मिलेगा इस बड़ी कॉरपोरेशन से। असल में उसके डैड ने वो एडवांस्ड सस्पेंशन टेक सालों की मेहनत से बनाई थी। जब मीटिंग हुई सैमसंग के बड़े अधिकारियों के साथ, तो उन्होंने कहा, थोड़ा इंप्रूवमेंट चाहिए, लेकिन ये टेक हमारे नए मॉडल्स में इस्तेमाल हो सकती है। उसके डैड तो खुशी से झूम उठे, लेकिन फिर वो लोग बोले, हमें कुछ सैंपल्स भेजते रहना और एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। अब लग रहा है कि स्कैम होने वाला है। क्यों भाई, किसी को अपनी टेक के बारे में डिटेल में क्यों बताओगे? सैमसंग के बंदे ने कहा, कुछ नहीं है सीरियस, बस प्रोडक्ट को सेल करना आसान हो जाएगा। फिर उसने एक और बात बोली, बस एक दिक्कत है, आपकी कंपनी थोड़ी छोटी है प्रोडक्शन डिमांड पूरी करने के लिए। घर जाकर उन्होंने अपनी वाइफ को सब कुछ बताया, बहुत खुश थे। कहा, अगर सैमसंग मोटर से डील हो गई तो सारे कर्जे चुकता हो जाएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद उनकी कंपनी में एक बुरी खबर आई, सैमसंग ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक कर्मचारी चिल्लाया, वो लोग ठीक वैसा ही प्रोडक्ट बना रहे हैं और अपना पैटेंट फाइल कर चुके हैं, और वो भी एक ऐसी फैक्ट्री में बना रहे हैं जो पहले से सैमसंग के काफी करीब रही है। पैटेंट पहले उन्होंने करवा लिया तो अब तो गेम ओवर। उसके डैड एकदम टूट चुके थे। जिनहू बोलता है, जब फैमिली बिजनेस बर्बाद हुआ तो सब खत्म हो गया। पर उसने कोर्ट क्यों नहीं किया? वो तो क्लियरली टेक थेफ्ट था। तभी ह्युंजू, क्वीन ऑफ द स्कर्ट, कहती है, तुम बाहर की लॉयर हो,
तभी ये बात कह रही हो। तुम्हें नहीं पता कोरिया में कैसे काम होता है। यहाँ बड़ी कॉरपोरेशंस कानून से ऊपर होती हैं। अगर उसके डैड केस करते भी तो लड़ते 70% नेशनल मार्केट के खिलाफ। आउटकम एक ही होता, हार। अब ओटाकू भी बोल पड़ता है। वो कंपनी घटिया है, सबको गंदे तरीके से ट्रीट करती है। जिन्हू सबको शांत करता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट और नेगोशिएशंस पर ध्यान दो। तभी ह्योंजू कहती है, फैमिली ड्रामा को छोड़ो, मुझे वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है। ये लोग 2-3 कंपनीज में पहले से उलझे हुए हैं। जिन्हू पूछता है, क्या 100 मिलियन ज्यादा नहीं है? ह्योंजू जवाब देती है, थियोरेटिकली सस्ता है, उन्होंने शायद इससे कई गुना ज्यादा खर्च किया होगा ये पैटेंट्स पाने के लिए। वो पूछता है, अब हमारे पास टोटल कितना कैपिटल है? वो कहती है, 120 मिलियन। एली किम भी कहती है, चाहे ये एक बार्गेन जैसा दिख रहा हो, रिस्क बहुत ज्यादा है। और ऑब्वियस बात है, ओताकू पूरा अपोज कर रहा है। मैं इस घटिया कंपनी को हर तरीके से ब्लॉक करना चाहता हूं। अब जिन्हू गहरी सोच में है। सभी लोग इस इन्वेस्टमेंट के खिलाफ हैं। समस्या ये थी कि वो महंगा नाम अब उसकी नजरों से गायब हो गया था। अब तक वो सारे फैसले इंट्यूशन से ले रहा था, ना कि नंबर्स देखकर। लेकिन जब उसने सबको हिचकते हुए देखा तो बोला, ठीक है, शायद इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम आगे ना बढ़ें। ह्योंजू ने अग्री किया, लेकिन साफ कह दिया, फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही है, क्योंकि तुम ऑटके के सीईओ हो। अब हमारा लड़का वहां बैठा है, एकदम उलझा हुआ। उसे बिल्कुल नहीं चाहिए कि वो घटिया संग मोटर्स जैसे लोग उनसे कोई फायदा उठाएं। अगर वो लोग कैरुएल के शेयर्स खरीद लेते हैं तो उन हरामियों की खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। और यही तो आखिरी चीज है जो वो चाहता है। कहीं और भी इन्वेस्ट करने के मौके हैं, और शायद उनसे बेहतर ऑल्टरनेटिव्स भी। ये सब एक रैशनल डिसीजन का हिस्सा था। लेकिन जो चीज उसे इन्वेस्टमेंट की ओर खींच रही थी वो थी उसकी इंट्यूशन। इंट्यूशन बार बार उसे खरीदने की तरफ खींच रहा था, और अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि किसकी सुननी चाहिए, दिमाग की या दिल की। पूरे कमरे में सब उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे किसी फैसले का इंतजार हो। ब्रावो बोलता है, मुझे उन लोगों के सीईओ से एक मीटिंग चाहिए। लेकिन सामने वाला तुरंत जवाब देता है, वो नहीं आ पाएंगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से, इसलिए वो खुद ही आए हैं। कहा जाता है कि उस सीईओ का कोरिया आना रेयर है। अब जिन्हू फेस पाम कर रहा है, सोच रहा है, क्या मैंने मीटिंग की डिमांड करके गलती कर दी? ब्रावो भी कहती है, हमें थोड़ा ज्यादा स्मार्ट होना चाहिए था। और भाई, उसने चश्मा उतार दिया। दिल चुराने की पूरी कोशिश कर रही है ये लड़की। वो याद दिलाती है कि 100 मिलियन की जरूरत उन्हें है, तो उन्हें ही एक्ट करना होगा। साथ ही उसने ये भी साफ कह दिया, आउटके के सीईओ की विशेस का रिस्पेक्ट जरूरी है। इस पर दूसरी पार्टी मान जाती है और कहती है, ठीक है, हम अपने सीईओ से बात करते हैं। अब वो लोग उलझन में हैं, पूछते हैं, मीटिंग कब रखी जा सकती है? ह्योंजू हमेशा की तरह खूबसूरत हमारे लड़के की तरफ देखती है, जो बस सोच रहा है, भगवान का शुक्र है, सब कुछ सही जा रहा है। अगले दिन ओताकू पूछता है, तो भाई डिसीजन लिया या नहीं? मैं तो अब इसमें पढ़ने वाला नहीं हूं। जिन्हू ने पूरी रात सोचते हुए काटी थी। ये जो बात थी ना, ऐसे लोगों के साथ पार्टनरशिप करना जो जरूरत में इस्तेमाल करते हैं और फिर बाहर फेंक देते हैं, वही उसे बेचैन कर रही थी। तभी एक आइडिया दिमाग में आता है, और फिर वो गोरा, थोड़ा गूफी टाइप लड़का आ जाता है। पता चलता है वही है सीईओ। हमारा लड़का खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूं ओटीके का सीईओ। और वो अजीब सा बंदा जो किसी एल्बिनो मार्क जकरबर्ग जैसा दिख रहा था, कहता है, मैं हूं डैरल सागन। हाथ मिलाते वक्त ही जिन्हू को अपनी गट फीलिंग फिर से एक्टिव लग रही थी। उसे समझना था कि ये डील सिर्फ 100 मिलियन की है, और फिर पोनी शेप का फिगर उसकी आंखों में तैरता है। नहीं नहीं, वो था एक यूनिकॉर्न, मतलब डैरियस डेकाकॉर्न, एक ऐसी कंपनी जो जल्द ही 10 बिलियन वैल्यूएशन छूने वाली है। और अगर वो सैमसंग से ये वैल्यूएशन खींच लाता है तो ये निवेश नहीं, एक बदला होगा। थोड़ी देर बाद 318 नंबर के मीटिंग रूम में हमारा लड़का कंपनी के नाम को लेकर कुछ कहता है। सागान फिर इलेक्ट्रिक कार्स की बात करने लगता है, बोलता है, हम इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज करना चाहते हैं, एक ऐसी कार बना के जिसमें एआई हो और सब कुछ ऑटोमेटेड हो। तभी हांजू कमेंट करती है, इलॉन मस्क तो पहले से ही सेल्फ ड्राइविंग कार्स बेच रहा है, तो आखिर क्या चीज है जो इस कार को बाकियों से अलग बनाती है? बोलो जरा खुलकर, ह्योंजू पूछती है। तभी डैरल सेगन समझाता है कि सेल्फ ड्राइविंग कार एक ऐसी चीज है जो सिर्फ प्री प्रोग्राम्ड एल्गोरिदम से चलने वाली कार से बिल्कुल अलग है। अरे भाई, शेडी मार्केटिंग लेकर मत आओ, हमारे मन में चल रहा है।
लेकिन जैसे ही वो अपना आइडिया समझाता है, ओटीके की केट एकदम उछल पड़ती है। ये तो कमाल का है, वो कहती है। ये तो ठीक साइबर फॉर्मूला जैसा है। और जिनह्यू हंसते हुए कहता है, वो तो 20 साल पुराना एनीमे है। अब ये लोग बार बार जापानीज रेफरेंसेस दे रहे हैं। और भाई, जिसे पता ही ना हो वो कैसे समझे? डैरल सेगन फिर बताता है कि वो लोग चाहते हैं कोई सैमसंग या ऑलसंग या जो भी संग है उसके सारे शेयर्स खरीद ले, क्योंकि उनका सीडीओ अब इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। उन्हें चाहिए कोई ऐसा इंसान जो इस चीज को लेकर ट्रूली मोटिवेटेड हो। ह्युंजू तुरंत सवाल पूछती है, अगर ये इतना रेवोल्यूशनरी है तो वो लोग पीछे क्यों हट रहे हैं? तो जवाब आता है, सीडीओ सिर्फ शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स चाहता है ताकि अपनी पोजीशन बचा सके। अगर वो उन्हीं की अप्रोच पर चलते रहें तो बस एक और एवरेज सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम बन जाएगा, जैसे आजकल हर जगह हो रहा है। अब जिनह्यू सोच रहा है, भाई ये प्रोजेक्ट तो सच में कमाल का है। किसी और फेसिट की तरह जो बस नेटफ्लिक्स ऑफ जॉय बनाना चाहता है या पिज्जा अन जो सबको बेरोजगार करने पे तुला है, उनसे अलग ये प्रोजेक्ट सच में दुनिया बदल सकता है। डैरल बताता है कि उनका गोल है एक ऐसी कार बनाना जो सिर्फ कॉल करने पर खुद आपके दरवाजे पर आ जाए। ना कोई ड्राइवर, ना झंझट। वो खुद से पार्किंग में जाएगी, खुद को चार्ज करेगी। मतलब पूरा ऑटोमेशन। अब ये बात सुनकर लगता है, हाँ भाई, और लोग बेरोजगार होंगे। लेकिन यही तो इस कहानी का सच है। अब जिनह्यू जानना चाहता है, शेयर्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो डैरल बताता है, अनसंग के पास 86%, कुछ एम्प्लॉयज के पास 7%, उसके खुद के पास 6%। मतलब अगर ओटी के अनसंग से 86% शेयर्स खरीद लेता है तो सारी डील फिक्स। अब हमारा लड़का अपने पापा को याद करता है, जिस तरह से अनसंग ने उनकी कंपनी को बर्बाद किया था। आंखों में वो पुरानी जलन, वो पुराना जख्म फिर से ताजा हो गया। 1 घंटे बाद वो धीरे से बोलता है, ठीक है, हम खरीदेंगे, लेकिन भाई पूरी कीमत तो नहीं देने वाला, क्योंकि उतनी अर्जेंसी नहीं है। नेगोशिएशन की पूरी गुंजाइश है। सागन थोड़ा अचकचाता है, जरा और एक्सप्लेन करो। जिनह्यू कहता है, हाँ, हम इस कार कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। अब ये फॉरेनर भाई हमारे लड़के की अथॉरिटी पर सवाल उठा देता है, क्या तुम्हें सच में इतना बड़ा डिसीजन लेने का हक है? बस तभी स्कर्ट वाली क्वीन ह्युंजू खड़ी हो जाती है। हाँ है, क्योंकि कैंग मेरे ऊपर डिसीजंस लेता है। अब डैरल थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है और कहता है, तो ब्रावो ही तो है असली सीईओ? भाई, पहले ही खुद को इंट्रोड्यूस किया था, फिर भी डाउट? अब तो सब लोग कंफ्यूज्ड हैं। आर्थर कौन है, अमीसिया कौन, और ये शराब चल क्या रहा है? और हमारा लड़का काउच पे बैठा ऐसा देख रहा है जैसे पकड़ा गया हो अपने ही सीक्रेट में, क्योंकि भाई उसने अपनी रियल आइडेंटिटी अब तक सबसे छिपा कर रखी थी। शायद ये बात उसके मुंह से पहले नहीं निकली थी, लेकिन अब वो माफी मांगता है। कहता है, मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहता था, बस बेवजह की कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहता था। डैरल उसे धन्यवाद देता है और फिर उसकी नज़र पीछे खड़े ओताकू पर जाती है। एक पल के लिए दोनों की आंखें टकराती हैं और ओताकू भी सीधा उसे घूर कर देखता है। लगता है या तो वो एक दूसरे को पहचानते हैं या डैरल को ऐसा लग रहा है कि शायद ओताकू ही इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। शिन्हू डैरल को दिलासा देता है, चिंता मत करो, हम इन्वेस्टमेंट जरूर करेंगे, लेकिन तुम्हारे प्रोजेक्ट में इंटरफियर नहीं करेंगे। वो कहता है कि उसे इस रास्ते पर विश्वास है। चाहे अभी रिजल्ट्स ना मिले, लेकिन मैं जानता हूं फ्यूचर में ये कामयाब होगा। भाई, जब 10 बिलियन का यूनिकॉर्न कान में फुसफुसा रहा हो तो किसे यकीन नहीं होगा, है ना? फिर शिन्हू थोड़े फिलोसॉफिकल मोड में चला जाता है। तुम्हारे हिसाब से काइरोस असल में करता क्या है? अब डैरल ऑकवर्डली खड़ा हो जाता है और बोलता है, ये तो बहुत गहरा सवाल है। जवाब देने से पहले ही शिन्हू सोच रहा होता है, 10 बिलियन कुछ भी नहीं है भाई, आखिर ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। जब डैरल कहता है कि उनका मिशन एक बेहतर भविष्य लाना है, तो हमारे लड़के की आंखों में ऑलरेडी एक 100 बिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी दिखने लगती है। और जैसे ही हैंडशेक होता है, वो सोचता है, ये बदला परफेक्ट है। मैं इस कंपनी को अनसंग के नीचे से छीन लूंगा और उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि इसकी फ्यूचर वैल्यू कितनी ज्यादा होगी। उसे बेसब्री है उस चेहरा देखने की, जब उन्हें पता चलेगा कि जिस लड़के को उन्होंने कभी गिना भी नहीं, वही अब पूरा गेम ले गया। ओताकू तो अभी से सेलिब्रेशन में लगा हुआ है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स तो अब आ रही हैं भाई, और अब वो बाहर निकलना चाहता है, शायद नई कार खरीदने। शर्त है लैम्बोर्गिनी ही लेगा और उस पर वाइफू स्टिकर्स चिपका देगा पूरे शौक से। भाई, बोल्डनेस को सल्यूट है, लेकिन इतना गट्स तो मेरे बस की बात नहीं।
तो ये शैतान पहुंचते हैं BMW शोरूम में। भाई सच में BMW है या BMW का देसी वर्जन? वहां बात चल रही है कारोस की इनोवेशन की, और तभी हुंजू कहती है, मैं ऊपर जाकर एक कॉफी ले आती हूँ। लड़के बोले, ठीक है, हम नीचे गाड़ियां देख लेते हैं। शोरूम के एक कोने में दो बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। ये बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं? लग नहीं रहा इनके पास कार खरीदने के पैसे भी हैं। शिन्हू सोच रहा होता है, एक कार की कीमत क्या होगी? और ओताकू कहता है, मुझे क्या पता भाई, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। तभी उन दो बंदों में से एक कहता है, चल मैं बात करता हूं इनसे। लेकिन उसका स्पाइकी हेयर वाला दोस्त रोक देता है। क्या करेगा बात करके? देखी थी इनकी गाड़ी, स्टिकर वाली, पक्के ब्रोक स्कूल किड्स हैं, टाइम वेस्ट मत कर। फिर भी नया बंदा बोलता है, कोई बात नहीं, थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूंगा। तभी ओताकू एक बनाना शेप्ड कार को घूरते हुए पूछता है, क्या हमारी सिस्टम वाली टेक्नोलॉजी अब हर कार में लगने वाली है क्या? तभी वो सेल्समैन आ जाता है और पूछता है, कुछ पसंद आया क्या? फिर वो आगे बोलता है, चाहो तो टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हो। हमारा हम्बल लड़का थोड़ा शर्माते हुए कहता है, भाई पता नहीं जिंदगी में कभी अफोर्ड कर पाऊंगा ऐसी कार। तो सेल्समैन मुस्कुरा के बोलता है, कौन जानता है, आप यंग हो, शायद आगे चलकर बहुत पैसे बनाओ, फिर मेरे क्लाइंट बन जाओ। शिन्हू को उसका पॉजिटिव वाइब अच्छा लगता है। अब वो उन्हें सीरीज 4 कन्वर्टेबल्स वगैरह के बारे में बताने लगता है। तभी ओताकू बोलता है, चलो दो, 4 खरीद ही लेते हैं। लेकिन शिन्हू उसे टोकता है, भाई इतनी फ्लैशी कार से ज्यादा अटेंशन मिलती है, मैं इतना फेमस नहीं बनना चाहता। और अब वो सेल्समैन सोच रहा है, कम से कम ये लड़के मजेदार हैं, अमीर बनने का नाटक तो सही कर रहे हैं। ऐसा मजाक किसी का भी दिन बना देता है, और हमारे लड़के को भी थोड़ा अच्छा फील होता है। फिर शिन्हू एक कोने में खड़ी एक काली सी छोटी सी कार की तरफ इशारा करता है और पूछता है, भाई इसको देख सकता हूं क्या? सेल्समैन बोलता है, वो हमारी फ्लैगशिप मॉडल है। भाई मुझे भी गूगल करना पड़ा था, मतलब ब्रांड की सबसे बेस्ट कार जिसमें सब कुछ टॉप क्वालिटी होता है, पूरी कंपनी का प्राइड। अब हमारा लड़का उस कार में बैठा होता है और बोलता है, काफी स्पेशियस है यार, बढ़िया फील आ रही है। फिर वो पूछता है, अगर मैं अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूं तो आज ही ले जा सकता हूं क्या? सेल्समैन बोलता है, हाँ, वाइट और ग्रे कलर अवेलेबल हैं। अब आता है असली सवाल, प्राइस कितना है? सेल्समैन, इन 130 मिलियन। हमारा लड़का थोड़ी देर शॉक्ड रहता है, तब तक ओताकू कान में फुसफुसाता है, अरे भाई डॉलर्स नहीं, 129 मिलियन वन है। तब जाकर लड़का बोलता है, अरे ये तो मैंने सोचा था उससे भी सस्ता निकला। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसी हाई एंड कार इतनी एक्सेसिबल हो सकती है। सेल्समैन मुस्कुरा रहा होता है, सोच रहा होता है, वाह, इन बच्चों की अमीरी की एक्टिंग भी कमाल की है। तभी हमारा लड़का ओटाकू को साइड में ले जाकर धीरे से कहता है, 150 मिलियन उधार दे दे, एकदम जल्दी खरीद लूंगा। सेल्समैन अभी भी सोच ही रहा होता है, जिस दिन ये सच में खरीदेंगे उस दिन शोरूम में आग लग जाएगी। और तभी ओताकू अपना कार्ड निकालकर बोलता है, ठीक है भाई, लेकिन डिविडेंड मिलते ही पैसा वापस देना पड़ेगा। और उसके बाद बोलता है, भाई एक मेरे लिए भी पैक कर दो। और सीधा बोल देता है, वो वाली चाहिए, गल विंग डोर्स वाली। सेल्समैन अब थोड़ा इरिटेट हो जाता है, वो तो मॉडल 8 है, कब लोगे? उसे पूरा यकीन होता है कि अब लड़का कोई मजाकिया डायलॉग मारेगा। भाई 137 मिलियन अभी कम पड़ रहे हैं, मिलते ही ले लूंगा। लेकिन तभी हमारा लड़का कैजुअली अपनी ब्लैक कार्ड निकालता है और बोलता है, दोनों कार्ड्स इसी पर डाल दो। बस फिर क्या, सेल्समैन में प्लस परफॉर्मेंस मोड ऑन हो जाता है। अब तो वो खुद दौड़ता हुआ जाता है कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स लाने। शोरूम के हॉल में अर्लियर वाला गाय पूछता है, कहाँ जा रहे हो? वो सेल्समैन जवाब देता है, कॉन्ट्रैक्ट्स प्रिपेयर करने जा रहा हूं, उन 2 क्लाइंट्स के लिए। वो दूसरा बंदा पूछता है, चीपेस्ट वाला लिया है क्या? कितने मंथ्स की ईएमआई पर ले रहे हैं? सेल्समैन ने जवाब दिया, भाई उन्होंने सीरीज एफ और मॉडल L8 दोनों ले ली हैं। उसका दोस्त बोलता है, झूठ बोल रहा है तू? सेल्समैन ने सीधा बोला, कार्ड ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है, अब निकल यहां से। अब तक तो उन्हें जरा सी भी आराम नहीं मिला था, लेकिन अब आखिरकार एक पीसफुल ब्रेक मिला।
तभी किम डू यून वही बंदा बीएमवी डीलरशिप वाला एक मैसेज भेजता है, भाई दोनों पंक्स की कार्स रेडी हैं। ओताकू पूछता है, तो अब कौन सी वाली लेंगे? और हमारा बॉय कहता है, ऑब्वियसली भाई अपनी वाली ही। तू क्या सोच रहा है? टर्न्स आउट वो अब अपनी माँ को पिक करने जा रहे हैं। हाँ, फाइनली मूविंग डे आ चुका है। जो नया घर खरीदा था वो अब पूरा बनकर तैयार है। बिग डे बॉयज। जैसे ही वो कार कीज निकालता है, माँ पूछती है, ये कौन सा स्पेसशिप है बेटा? तो हमारा बॉय बोलता है, गिफ्ट है माँ। भाई मुझे भी नहीं पता था ये बंदा इतना ब्रावो निकलेगा। क्या ही स्मूथ मूव था। अंदर बैठते हुए वो कहता है, ताकि अब आपको मेट्रो या सबवे में न जाना पड़े। पर माँ ऑब्वियसली टेंशन में आ जाती है। इतनी महंगी इंपोर्ट कार मेंटेन करना भी आसान नहीं होता बेटा। हमारा भाई फिर भी कूल बना रहता है। डिस्काउंट मिला था माँ, सस्ती पड़ गई। झूठा कहीं का, उसने तो कैश में ले ली थी, और वो भी ओटी के पैसे से। यानी असली में तो खुद का खर्चा भी नहीं था। माँ खुश होती है और फिर ओताकू भी बोलता है, मेरी तरफ से भी एक गिफ्ट है। घर पहुंचते हैं और पता चलता है ओताकू ने घर में पूरे सैमसंग स्मार्ट सेटअप इंस्टॉल करवा दिए हैं। अब समझ आया, जो सैमसंग फोन्स वाला है वो अलग है, और जिसने उसके पापा को रूइन किया था वो अनसंग है। सेम नहीं है दोनों। माँ थोड़ा हेजिटेंट होती है, इतना सब कुछ कैसे एक्सेप्ट कर लूं? पर फिर बैठ जाती है और बोलती है, अच्छा लगता है देख के कि तुम दोनों अब कितने अच्छे से जी रहे हो। अब घर रेडी है और हमारा बॉय करता है एक बिग अनाउंसमेंट। मैं 1 साल के लिए दुनिया घूमने और स्टडी करने जा रहा हूं ओताकू के साथ। ओताकू, वेट क्या? और फिर कहानी लाइट स्पीड पे आ जाती है। नेक्स्ट सेकंड में हम एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, और अगले ही सीन में 1 साल बाद वापस भी आ जाते हैं। हाँ भाई, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया पूरा यूरोप टूर। बेसिकली ये दिखाने के लिए था कि हमारा बंदा पैसा एंजॉय भी कर रहा है, सिर्फ काम नहीं। अब वो फिर से फोन उठाता है, टारगेट कॉलेज वापस जाना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। ओताकू, तू पागल हो गया है क्या? जिनवो, नहीं भाई, अब तो खत्म करके ही छोड़ूंगा। कॉलेज पहुंचता है और वहीं सामने खड़ी होती है शन यूरी। वो कहती है, लगता है फिर से तुम्हारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। और फिर सीन कट, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, बाहर निकलते हैं। कुछ कहने ही वाला होता है, शन यूरी उसका हाथ पकड़ लेती है, चलो खाना खाते हुए कुछ बात करनी है। भाई ये तो सीधा एलेट की तरफ निकल पड़ा है, और अभी तक ओताकू ने उस कार को वाइफू स्टिकर से नहीं सजाया अपेरेंटली। यूरी पूछती है, ये तुम्हारी कार है? वो कहता है, नहीं दोस्त की है। वो पूछती है, तो उसने तुम्हें ये कार ऐसे ही दे दी? जिनवू खूली जवाब देता है, वो तो घर से बाहर ही नहीं निकलता, इसीलिए। फिर दोनों पहुंचते हैं एक फैंसी रेस्टोरेंट में, जहां डिशेस की कीमत यूरो में है, यानी सस्ती तो बिल्कुल नहीं। शन यूरी बोलती है, आज मैं ट्रीट कर रही हूं तुम्हारे लिए, क्योंकि तुमने हर बार मेरा कॉल उठाया और मेरा साथ दिया जब मैं अकेली फील कर रही थी। अचानक से कहानी में 1 साल का टाइम स्किप हो गया, और अब सीधे सब कुछ सामने फेंक रही है। शन यूरी वहां खड़ी है, चेहरे पर चमक लिए, और कह रही है, सैमसंग स्टॉक तो लगातार ऊपर जा रहा है, और तुम्हारी वजह से मैं लाखों कमा रही हूं। वो याद करता है, उसने कहा था, मैट बहना, होल्ड करके रखो, जल्दी ही प्राइस चढ़ेगा। वो पूछता है, तब तेरे पास 20 शेयर्स थे ना, कितना प्रॉफिट हुआ? वो जवाब देती है, कम से कम 1.9 मिलियन। लेकिन तेरी बात सुनकर मैंने और 29 शेयर्स भी खरीद लिए थे, तो और भी ज्यादा कमा लिया। वो उसकी तारीफ करता है, ये सब तेरे करेज की वजह से पॉसिबल हुआ, प्रॉफिट तेरा है। शन यूरी उसे गौर से देखती है। लास्ट टाइम जब मैंने कहा था 20 शेयर्स हैं, तू चौंक गया था, लेकिन अब जब मैंने कहा 29 और लिए हैं, तो तुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तू सच में बहुत बदल गया है 1 साल में। वो हंसते हुए कहता है, कुछ खास नहीं हुआ, बस थोड़ी चीजें टेस्ट की, कुछ नया एक्सप्लोर किया। वो पूछती है, ओरिएंटेशन में जा रहा है? नहीं, वो जवाब देता है। फ्रेशर्स पार्टी? वो भी नहीं। फिर वो बताता है, मैं तो हांगकांग जा रहा हूं। किस लिए? एक दोस्त से मिलने, और शायद कुछ नए लोगों से भी मिलूंगा। तू भी चाहे तो चल सकती है, घूमने में क्या हर है?
भाई ने लड़की के सामने ही कह दिया, मैं दूसरी लड़की से मिलने जा रहा हूं, और वो भी इतनी कैजुअली। वांट टू कम? लेजेंडरी लेवल सैवेज। कुछ दिन बाद ओताकू पूरे पैनिक मोड में है। हमारा बॉय पूछता है, क्या हुआ भाई? टर्न्स आउट लॉस्ट आइरिस फैंटेसी, वो गेम जिससे उसका पूरा वाइफू कलेक्शन जुड़ा है, कैंसिल हो रहा है या डेवलपमेंट बंद होने वाली है। हमारा बॉय पूछता है, भाई ये लॉस्ट आइरिस फैंटेसी है क्या? ओताकू फुल ऑन लेक्चर मोड में चला जाता है। बेसिकली वो गेम जिसमें उसकी कार पर लगी हेरोइन है वही बंद हो रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी अब कंसोल गेम्स पर फोकस कर रही है, मोबाइल नहीं। जेन्यू पूछता है, क्या डेव बदल दिया गया? ओताकू, एग्जैक्टली। कंपनी वालों ने उस बूढ़े डेव से वो गेम जबरदस्ती बनवाया जो वो बनाना ही नहीं चाहता था। फिर ओताकू बात पलटता है, क्या तू इसमें अपॉर्चुनिटी नहीं देख रहा? लॉस्ट आइरिस फैंटेसी एक ब्लॉकबस्टर बन सकता था। जेन्यू कहता है, ना, रिस्की है, पर ओताकू पागलों की तरह एक्साइटेड है। हमें ओल्ड मैन शिगरू को पैसा देना चाहिए, वो इसे फिर से बना सकता है। 100 बिलियन ही तो चाहिए, क्या बड़ी बात है? हमारा बॉय, भाई तेरा दिमाग घास चढ़ने चला गया है क्या? ओताकू, इतना पैसा किस काम का, अगर उसे अपने शौक के लिए ना यूज कर सके? और जेन्यू सोच में पड़ जाता है। शायद ओताकू सच में मनी के असली मीनिंग को ज्यादा अच्छे से समझता है। मैं पैसा बचाता हूं, वो इन्वेस्ट करता है अपने पैशन में। फिर वो कहता है, ठीक है, अगर तुझे इतना जरूरी लगता है तो मैं सान्याप से बात करूंगा। बस सुनते ही ओताकू चिल्लाने लगता है, लेट्स गो, वाइफू बचाने निकल पड़ा हूं मैं। और तभी जेन्यू को एक और कॉल आता है, शॉन यूरी का। ये लड़की तो मानती ही नहीं, फिर से कॉल करके पूछ रही है, हांगकांग कैसा रहा? और सबसे जरूरी सवाल, तू वापस कब आ रहा है कॉलेज? वो कामली बताता है, कल से क्लासेस फिर शुरू हैं, वापस जा रहा हूं। और प्रिडिक्टेबली लड़की ने तुरंत ही बहाना ढूंढ लिया मिलने का। कोई लड़का बहुत परेशान कर रहा है, डिपार्टमेंट का ही है, बात करनी है तुझसे। ओताकू सारा कॉन्वर्सेशन क्वाइटली सुन रहा था, वही सीईओ वाला एटीट्यूड लिए बैठे। अब फाइनली वो दिन आ चुका था, 3 साल बाद फिर से कॉलेज लौटने का। प्रोफेसर किम म्योंग उससे कहता है, अगर कोई दिक्कत हो तो बता देना, मदद तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ड्रिंक पे इनवाइट जरूर कर लूंगा। कम से कम ऑनेस्ट तो है। हमारा बॉय अब हर दिन और ज्यादा फालतू लड़के जैसा फील करने लगा है, लेकिन फिर भी थैंक यू बोल देता है। और फिर वो प्रोफेसर को देता है एक गिफ्ट, एक फ्रेम में सिग्नेचर किसी चेस सॉफ्टवेयर का। प्रोफेसर थोड़ा इमोशनल हो जाता है, लेकिन ये कौन है? और फिर हमारा बॉय समझाता है, गोल्डन गेट का सीईओ है और लोग उसे बहुत मानते हैं। फ्लैशबैक होता है एक हफ्ते पहले का, जब वो हांगकांग में था और वहीं उसकी मुलाकात हुई थी खुद चेस सॉफ्टवेयर से, गोल्डन गेट के एशिया हेड। जिनवू खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि ये बंदा मिलने क्यों बुला रहा है। 700 बिलियन कमाने के बाद शायद रीजन की जरूरत नहीं होती। अब कैंग जिनवू पूरी बॉस एनर्जी के साथ घूम रहा है। मीटिंग में चेस उनकी तारीफों के पुल बांध रहा है। स्टार्टअप सेलेक्ट करना, पैसा बनाना, यू पीपल आर इनक्रेडिबल। वो कहता है, इन इन्वेस्टमेंट से अगले कुछ सालों में कम से कम 10 बिलियन और कमाओगे। और गोल्डन गेट ऑब्वियसली इनसे जुड़ा रहना चाहता है। क्यों? भाई ऑब्वियस है। अब वापस क्लासरूम में प्रोफेसर गिफ्ट ले तो ले रहा है, लेकिन बहुत ही झिझक के साथ। क्लास में बैठे बैठे हमारा बंदा पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुका है। प्रैक्टिस और थियोरी में बहुत फर्क होता है भाई। इन्वेस्टिंग करना तो आता है, पर इन्वेस्टिंग पढ़ना एक अलग ही टॉर्चर है। कुछ लड़के आकर कहते हैं, टेंशन मत ले, हमें भी कुछ समझ नहीं आता। फिर आता है एक वियर्ड सा बंदा, आंखें भी प्रॉपर्ली ड्रॉन नहीं। वो ऑकवर्डली हाई बोलता है और हमारा मेन कैरेक्टर दिन ब दिन जोकर लगता जा रहा है। उसी वक्त कुछ फेसलेस लड़कियां उसे घेर लेती हैं और लड़के लड़ पड़ते हैं। हमने पहले बात शुरू की थी भाई। बाहर कॉलेज गेट के पास वो एक लड़की का वेट कर रहा है और सब पूछते हैं, क्या फिर से एली से मिलने जा रहा है? लेकिन सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है। एली ने पूछा था, तू कॉलेज कैंपस में उस यूरी के साथ घूमेगा? और उसने फ्लस्टर होकर कहा था, नहीं यार, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अभी वो देखता है एक लड़का यूरी का हाथ पकड़ रहा है। लड़के का नाम है चा म्योंग हो और वो कुछ
चिकन कंपनी के मालिक का बेटा है। हमारा लड़का देख रहा है कि कहीं ये दोनों ज्यादा क्लोज तो नहीं हो गए। चा म्योंग हो बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से यूरी को पूछ रहा है, डिनर चले? चिकन ही खिलाने वाला है शायद। लेकिन यूरी साफ कह देती है, तुमसे मैं कैजुअली बात भी नहीं करना चाहती, वी आर नॉट इवन फ्रेंड्स। लेकिन लड़का पीछे नहीं हटता। तभी हमारा लेजेंड एंट्री लेता है, भाई उसका हाथ छोड़ दे। म्योंग हो पूछता है, तू होता कौन है? और वो कहता है, बिजनेस डिपार्टमेंट से सीनियर हूं, नाम है जिन ह्यो। म्योंग हो, कभी नाम नहीं सुना, हट सामने से, जूनियर के साथ डिनर पे जा रहा हूं। यूरी फिर से साफ बोल देती है, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूं। अब हमारे लड़के को समझ आता है, अरे यही है वो बंदा जिससे ये लड़की परेशान थी। तो वो कहता है, बैड लक भाई, हम पहले से डिनर प्लान कर चुके हैं। चा म्योंग हो फुल गुस्सा मोड में बोलता है, हंस क्यों रहा है बे, तुझे पता भी है मैं कौन हूं। और हमारा बॉय अब पूरी सिग्मा मेल एनर्जी में यूरी का कंधा पकड़ के आर्म डाल के बस हैंड वेव करता है गुड बाय का। चा वहीं खड़ा रह जाता है, सिर पकड़ के पूरी तरह से लज्जित। कुछ बोलने की कोशिश करता है। कुछ लोग खुद को बहुत समझ लेते हैं बस सीनियर होने की वजह से। लेकिन हमारा बंदा जीरो रिएक्शन देता है, बस चलता रहता है अनफेज्ड। वो यूरी और अपने दोस्तों को डिनर पे इनवाइट करता है और यूरी बस देखती रह जाती है। डैम, ये बंदा सच में डिफरेंट है। लेकिन तभी उसके दोस्त कहते हैं, भाई पीछे देख। हरामी फिर से वापस आया और एक बार फिर उसका हाथ पकड़ लिया। भाई इस बंदे को तो सीधा जेल में होना चाहिए। पास खड़े कुछ स्टूडेंट्स भी पूछने लगे, दिमाग सही है तेरा? तभी हमारा लड़का जिनह्यू आगे बढ़ा और उस हरामी की कलाई कसकर पकड़ ली। बस एक हल्का सा दबाव डाला और वो जोकर वहीं कांपने लगा। भाई को अंदाजा ही नहीं था कि वो किससे पंगा ले बैठा है। हम लोग आर्मी में सर्व कर चुके हैं बच्चू। वाइब भी ऐसा था जिनह्यू का कि सामने वाला पूरी तरह से बिखर गया। लेकिन तभी एक और बंदा एंट्री मारता है। ऐसा लग रहा जैसे सुबह सुबह ईंट का नाश्ता करके आया हो, जबड़ा पूरा त्रिकोणाकार। वो घूरते हुए पूछता है, तू कर क्या रहा है? अब मामला वाकई सीरियस लगने लगा। लेकिन जिनह्यू ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, वो बंदा भी सहम गया। जिनह्यू बोला, मैं किसी को सबक सिखाने नहीं आया हूं। तभी वो त्रिकोण जबड़ा जिसे सब जूवन कहते हैं सवाल दाग देता है, सीनियर से डर रहा है क्या? पूरे कॉलेज में हलचल मच जाती है। मामला गर्म होने वाला था। लेकिन उसी वक्त एक और लड़का आता है, हाथ पे पट्टी बंधी हुई, और वो जूवन को कहता है, भाई शांत हो जा। जिनह्यू शायद अब तक समझ चुका था कि ये गेम क्या है। जू वन थोहा और बढ़ने वाला था। लेकिन उसका दोस्त फिर से कहता है, सुना नहीं, बोल रहा हूं, रुक जा। अब क्लाउन पूरी तरह से पसीने पसीने हो चुका था। ठीक है, समझ गया, बोलते हुए दोनों निकल जाते हैं। बाकी सब लोग देख रहे थे, ये अभी क्या हुआ भाई? टर्न्स आउट वो जूवन नाम का त्रिकोण जबड़ा असल में उस सुनहरे बालों वाले लड़के से डरता था, क्योंकि एक बार उसके पापा ने उसके फैमिली बिजनेस फ्राइड चिकन की दुकान में उस लड़के से पंगा लिया था और फिर उनका धंधा डूब गया। फिर शिन्यूरी जिनह्यू को कुछ मैसेजेस दिखाती है। क्रीपी बंदा उसे रात के 2 बजे भी मैसेज कर रहा है। अब सुनहरा बाल वाला लड़का भी आगबूला है, सोच रहा है आखिर ये कैंग जिनह्यू है कौन? रात का सीन, सब एक छोटे से बार में बैठे थे, मस्त चिल कर रहे थे, जश्न का माहौल। और तभी एंट्री मारती है सुवन। कैसे हो? वो पूछती है। जिनह्यू एकदम नॉर्मल मूड में बस चिल कर रहा हूं और मैं खुद भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं भाई, इस लड़की पे अगर तूने अपनी 700 बिलियन में से 1 रुपया भी खर्च कर दिया ना, तो दंगे करवा दूंगा। वो लोग अब तक समझ नहीं पा रहे थे कि सही टेबल पे बैठे हैं या नहीं। तभी बार का दरवाजा फिर खुलता है और क्लाउन ट्रियो अंदर आता है। सुवन फिर से गाड़ी की बात करने लगती है, लेकिन इस बार वो म्योंग हो की तारीफ कर रही थी। उसके पास है असली मर्दों वाली गाड़ी। जैसे ही उसकी नजर जिनह्यू पर पड़ती है, वो सीधा उसकी ओर उंगली करके बोलती है, ओहो तू भी यही है? क्लाउन भी पास आता है, बड़े कैजुअली बोलता है, लगता है फिर से सेनहो से टकरा गया। और फिर वो कैजुअली ये लाइन छोड़ता है, सुना है तेरे घर वालों का दिवाला निकल गया था, इसलिए स्कूल छोड़ दिया और अब वापस लौटा है। अब असली जवाब कौन देगा, जिनह्यू या उसकी किस्मत?
हमारा लड़का एकदम कूल बना रहता है। हाँ यार, बर्बादी हो गई थी, लेकिन किसी चमत्कार से वापस आ गया हूँ, वो हल्के में कहता है। और तभी माइनक्राफ्ट हेड फिर से सुवन के कंधे पर हाथ रख देता है। सुवन एकदम सीधी बात कहती है, छोड़ो ये हरकतें। वो ऑकवर्ड सा मुस्कुराते हुए कहता है, काम डाउन, भूल जा पुरानी बातों को। लेकिन जिन ह्यू वहीं बैठे बैठे पूछता है, सुवन, तुम्हें नहीं लगता कि जो लड़के रिजेक्ट होने के बाद भी पीछे पड़े रहते हैं वो थोड़े पथेटिक टाइप नहीं लगते? सुवॉन हाँ में सिर हिलाती है। अब वो लड़की हाँ में सिर हिलाती है और बस इतना ही काफ़ी होता है उस लड़के के लिए अपनी जबड़े की मांसपेशियां कसने के लिए गुस्से में तमतमाता हुआ, मानो उसी पल कन जिनह्यू का खून कर देगा। माइनक्राफ्ट हेड कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन जिनह्यू बीच में ही काट देता है। बैठ जा, तुझे पैसे की ज़रूरत है ना? फिर बिना रुके बोलता है, अगर अभी इसी वक्त टेबल से उठकर चला जाए तो तुझे 1 मिलियन वन दूंगा। और फिर खुद ही बोला, सुन, मैं 2 मिलियन ऑफर करता हूं, चल निकल यहां से। पास बैठी लड़की सोच रही है कि शायद हमारा लड़का ब्लफ कर रहा है। प्लानी को ये सब कुछ बहुत ज्यादा लग रहा है, पूछता है, क्या तू सच में मुझे पैसे से दबाने की कोशिश कर रहा है? लेकिन फिर भी हार मान चुका ब्लानी चुपचाप उठता है, शर्मिंदा, और बाहर चला जाता है। पर कहानी यहीं नहीं रुकती। वो बंदा गुस्से में बोतल जमीन पर दे मारता है। पूरा माहौल ठहर जाता है और सबकी नजरें उसकी ओर घूम जाती हैं। वो चैलेंज करता है जिन ह्यू को एक गेम के लिए। रूल्स सीधे हैं, 2 घंटे के अंदर टेबल पर जो ज्यादा पैसे रखेगा वही जीतेगा। हारने वाले को कॉलेज छोड़ना होगा। ब्लानी के दिमाग में चल रहा है, ये जिन ह्यू बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा है, जबकि इसकी कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। उसे लग रहा है कि ये लड़का खुद को जलील करवाने के लिए बेताब है, इसलिए वो मौका देने का फैसला करता है। वो पूछता है, क्या हुआ, तू चुप क्यों है, डर गया क्या? लेकिन जिन ह्यू तुरंत कहता है, ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। सेओना की आंखें फटी रह जाती हैं। उसके दोस्त कहते हैं, इस बेहुदा गेम में मत पड़, सिर्फ तेरी ईगो हर्ट होगी, कुछ हासिल नहीं होगा। उधर ब्लानी की टीम बाहर जा रही होती है और मांगो कहता है, मैं इस गेम को बहुत सीरियसली ले रहा हूं। हमारा लड़का शांति से बोला, कोई बात नहीं, मेरे पास तो कुछ बिलियन पड़े हैं, यूं ही। फिर कुछ देर बाद वेन्यू को पूरी तरह बंद कर दिया गया, एक स्पेशल सीक्रेट इवेंट के लिए। सभी से मोबाइल फोन ले लिए गए ताकि कुछ भी बाहर लीक ना हो। अब दोनों आमने सामने बैठे और ब्लानी ने रूल समझाए। टाइम लिमिट 2 घंटे, विदेशी करेंसी और उधार लिए पैसे चलेंगे, लेकिन चेक वगैरह अलाउड नहीं होंगे। जिन ह्यू चुपचाप सिर हिलाता है। फिर वो जोकर टाइप बंदा 5 मिलियन की गड्डी टेबल पर पटक देता है। शिन यूरी, जो आज तो जैसे खुद लग्जरी की डेफिनेशन लग रही थी, एक कोने में शांति से बैठकर देख रही थी। उधर दोस्त पूछ रहे थे, भाई तू खुद को फंसा क्यों रहा है? जिन ह्यू ने हंसकर जवाब दिया, ये तो बस एक वार्म अप है। और उसने भी टेबल पर 5 मिलियन रखे, साथ में वो 105 के जो उसके वॉलेट में थे। मांगो ने ठहाका मारा, बस, अगर यही लेवल है तो अब सीनियर का असली लेवल देख। फिर एक सूटकेस खोला और 100 मिलियन की नकद गड्डियां टेबल पर गिरा दी। पूरा हॉल सन्न हो गया। कई लोग पहली बार अपनी आंखों से इतने पैसे देख रहे थे। शिन यूरी अब भी बस एकटक देख रही थी, जैसे उसे पहले से यकीन हो कि हमारा लड़का ही जीतेगा। दोस्त फिर बोले, जिनह्यू, यार छोड़ दे ये बचकाना गेम, क्या ही फायदा अगर कॉलेज ही छोड़ना पड़ा। लेकिन शिन यूरी सॉफ्टली बोली, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि जिनह्यू ही जीतेगा। वो जोकर फिर बोला, अगर अभी पीछे हटे तो सब भूल जाऊंगा। पर जिनह्यू ने बस एक सवाल किया, टाइम लिमिट 2 घंटे ना? पीछे एक महिला फुसफुसाई, ये लड़का आखिर कर क्या रहा है? तभी कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। सभी घूमकर देखते हैं। ब्लानी 10 सेकंड की काउंट डाउन कर रहा था सरेंडर के लिए। और तभी ओताकू अंदर घुसता है, कंधों पर 2 भारी सूटकेस लटकाए हुए। वो सीधा उस जोकर की ओर उंगली करके चिल्लाता है, यही है वो चिकन शॉप का हीरो? किसी के कुछ बोलने से पहले ही ओताकू ने एक सूटकेस खोला और मोटी गड्डियां टेबल पर फेंक दी। सामने वाला बंदा खड़ा हो गया हाथ कांपते हुए। और हमारा लड़का बस हल्की मुस्कान के साथ बोला, अब असली मजा शुरू हुआ है। पीछे खड़े लोग तो हक्के बक्के, जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स देख रहे हों, मुंह खुले के खुले रह गए। तो चलो कुछ खा लेते हैं, वो कहता है। मैं अब खाना नहीं खाता। फिर हाथ उठाकर पूछता है, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? तुम जैसी हो वैसे ही रहो ना। जैसे ही वो जाने लगता है, वो बाहें मोड़कर कहती है, देखना,
एक दिन तू मेरी अदा पर फिदा हो ही जाएगा। अब हमारा बंदा अपनी कार की तरफ बढ़ता है। हाँ, अब की बार खुद की लैम्बोर्गिनी है। अब उसे ओताकू की कार उधार लेने की जरूरत नहीं। वहां खड़ी एक लेडी पूछती है, यही वो गाड़ी है जो तुमने कंपनी के पैसे से खरीदी है? वो जवाब देता है, हाँ, अपेरेंटली ये सैनजॉब की सलाह थी, पब्लिक इमेज इंप्रूव करने के लिए। वो पूछती है, तुमने वो रूमर सुने हैं? लोग कह रहे हैं तुम फ्लैशी कार्स और सूटकेस भर कैश लेकर घूम रहे हो। वो कहता है, टेंशन मत लो। वो मुस्कुरा कर कहती है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूं, लेकिन बदले में मुझे एक राइड तो चाहिए। कार के अंदर एसी की ठंडी हवा के साथ बैठी वो एक कॉल उठाती है। पापा का फोन है। बात थोड़ी ही देर की होती है। जब कॉल खत्म होती है, जिन ह्यू पूछता है, कौन था? वो कहती है, पापा का फोन था, वो यूके जा रहे हैं बिजनेस ट्रिप पर। वो पूछता है, कुछ खास चल रहा है क्या वहां? तो वो जवाब देती है, हाँ, वहां एक वोट होने वाला है, कुछ ब्रेग्जिट नाम की चीज। ब्रेक्सिट मतलब यूके का यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलना, जो 2016 में हुआ था। देखो, मुझे भी ये पूरी तरह समझ नहीं आता, पर मैं भी तुम्हारी तरह ही इसे समझने की कोशिश कर रही हूं। और जैसे ही हमारे बंदे को ये इन्फो मिलती है, एक बाज उसकी विंडशील्ड के सामने से उड़कर निकल जाता है। वो वहीं जड़ हो जाता है, जैसे उसकी आंखों के सामने कुछ दिखा हो। यूरी घबरा जाती है, केयरफुल चलाओ, ट्रक से टकरा जाते बस। भाई, सच में उस बाज को क्या कोई और टाइम नहीं मिला था विजन देने के लिए? सीधे उसके सामने उड़ गया, उसी वक्त जब उसे फ्यूचर दिखने लगा। उसे दिखता है यूके ऑफिशियली ईयू से बाहर निकल चुका है। वो पूछता है, तुम्हारे पापा एग्जैक्टली करते क्या हैं? वो कहती है, फाइनेंशियल चीजों से जुड़ा कुछ काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। और तभी जिन्हू बोलता है, मुझे अभी कुछ अर्जेंट काम है। बेचारी लड़की सोचती है, फिर से? हर बार जब हम साथ होते हैं, कुछ ना कुछ अर्जेंट हो जाता है। अगले दिन वो उसे अलविदा कह चुका होता है। वो लड़की घर पर बैठी सोच रही होती है कि हर बार जब भी साथ होते हैं, कुछ ना कुछ निकल ही आता है। इस बीच वो किसी को कॉल करता है, मुझे अर्जेंटली ब्रेग्जिट से जुड़ा हर एक डेटा चाहिए, जो भी उपलब्ध है सब भेजो। घर पर ओताकू आराम से बैठा इंटरनेट पर देख रहा है कि लोग उसके दोस्त की कंपनी के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जब से उनकी कंपनी सक्सेसफुल हुई है, तब से इन्वेस्टमेंट ऑफर्स की बारिश हो रही है। ओताकू बात उठाता है ब्रेक्सिट की। ज्यादातर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि यूके ईयू में ही रहेगा, लेकिन जिनह्यू जवाब देता है, एक्सपर्ट्स अक्सर गलत होते हैं, खासकर इसलिए क्योंकि वो बढ़िया अपॉर्चुनिटीज खुद के लिए छुपा कर रखते हैं ताकि मोटा पैसा कमा सकें। और अब असली गेम शुरू होता है। यूरोपियन यूनियन कई देशों से मिलकर बना है और उनमें से एक है यूके। लेकिन यूके वैसे भी यूरोप से थोड़ा अलग ही चलता है। वो यूरो करेंसी तक यूज नहीं करते। ईयू कुछ लॉज थोपना चाहता था और यूके का जवाब था, हेल नो। अब दिक्कत ये है कि इससे सिस्टम में टोटल केओस आ सकता है। कुछ स्टॉक्स क्रैश करेंगे तो कुछ स्काई रॉकेट। और यही होता है वो शॉर्ट टर्म मौका जिसमें ढेर सारा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन इस बार एक फर्क हेल 6 इंसिडेंट की तरह कोई अनिश्चितता नहीं। इस बार सब कुछ एक फिक्स डेट पर टिका है, 23 जून, जब वोट होगा। और जिनह्यू कॉन्फिडेंटली कहता है, इस बार ब्रिटिश एम्पायर को थैंक्स कहना पड़ेगा इतनी तगड़ी अपॉर्चुनिटी देने के लिए। कट टू एयरपोर्ट सीन। एली किम पहुंच चुकी है और कहती है कि उसने हमारे लड़के को मिस किया। वो पूछता है, यूके में सब कैसे चल रहा है? क्योंकि hyunju ने बताया था कि उन्होंने उस रीजन में कुछ लोगों से बात की थी और ज्यादातर लोग उतने ऑप्टिमिस्टिक नहीं लग रहे थे। जिन्ह्यू कहता है, डिटेल्स रेस्टोरेंट में डिस्कस करेंगे। और अगले सीन में गेस व्हाट, फिर से एक रेस्टोरेंट। सैंगयाप से मिलते हैं। सीरियसली, इस कहानी में हर सीन में कोई ना कोई खा रहा होता है। एली किम समझाती है कि यूके के लोग इमिग्रेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते क्योंकि हाल ही में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, एक्सप्लोजन्स वगैरह। जिनह्यू तुरंत बोलता है, अगर ऐसा है तो ब्रेग्जिट के पास होने के चांसेस और भी बढ़ गए हैं। लेकिन hyunju कहती है, पोल्स अब भी दिखा रहे हैं कि 80% चांस है कि यूके ईयू में ही रहेगा। जिनह्यू पूछता है एली से, तुम्हें क्या लगता है? एली कहती है, मुझे लगता है यूके ईयू में रहेगा क्योंकि उनका बहुत सारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट उसी पार्टनरशिप पर डिपेंड करता है। और हमारा लड़का अंदर ही अंदर सोच रहा है, प्रोनाउंस करने में चाहे दिक्कत हुई हो, लेकिन पैसा बोलता है।
और इस बार मेरा गट फीलिंग कुछ और कह रहा है। कहाँ नैरेटर? चुप रहो जरा। हमारा बंदा पहले से जानता है कि यूके ईयू छोड़ने वाला है। उसके पास अपना छोटा सा हैक है आखिरकार। और hyunju भी इस बात से सहमत है। ईयू छोड़ने से इमिग्रेशन का इशू हल नहीं होगा। रेफ्यूजीज वहां की बड़ी पोर्शन वर्कफोर्स का हिस्सा हैं। सिर्फ लोकल वर्कर्स को हायर करना बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा। ईयू छोड़ने का रिस्क बहुत बड़ा है, इसलिए उसे लगता है कि ऐसा शायद नहीं होगा। यहां तक कि गोल्डन गेट भी अपना यूके ऑफिस जर्मनी शिफ्ट करने की सोच रहा है। लेकिन सैंग यो पूछता है कि इतने इंटरेस्टेड क्यों हो इसमें? हम तो कोरिया में बैठे हैं। क्वीन ऑफ स्कर्ट्स भी पूछती है कि तुम इस टॉपिक में इतने ज्यादा फोकस क्यों कर रहे हो? वो तो बस कमेंट कर रही थी क्योंकि उसने उससे रिसर्च करने को कहा था। तभी हमारा लड़का आखिरकार बताता है कि वो प्लान क्या कर रहा है। वो उन दो कंपनीज की शेयर्स को कोलैटरल बनाकर एक भारी लोन लेने वाला है। एली किम एकदम अपनी सीट से उछल पड़ती है और पूछती है, तुम पागल हो गए हो क्या? और जवाब मिलता है, हाँ, पागल हो गया हूं। मैं सब कुछ दांव पर लगा रहा हूं कि यूके ईयू छोड़ेगा। टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। वो लिटरल में सब कुछ रिस्क पर रख रहा है। hyunju पूछती है, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किस स्केल की चीज में घुस रहे हो? सांग भी वही कहता है। सारे इंडिकेटर्स तो यही कह रहे हैं कि यूके रहेगा, तो फिर इतनी बड़ी बैटिंग क्यों? हमारा लड़का बस खामली कहता है, वोट अभी हुआ नहीं है, फ्यूचर अनसर्टन है। सब असूम कर रहे हैं कि यूके ईयू में रहेगा क्योंकि वो सेफ ऑप्शन है। लेकिन इंसान रैशनल नहीं होते और उसके पास जो फ्यूचर विजन है उसकी वजह से उसे पूरा यकीन है। और वो साफ साफ सबको बता देता है, मुझे पता है यू की यू छोड़ने वाला है। सब पैनिक में आ जाते हैं, कहते हैं ये बहुत रिस्की है, होश में आओ, कोई एक्सपर्ट ऐसा नहीं कह रहा। तो हमारा बंदा बोलता है, इस दुनिया में एक्सपर्ट से ज्यादा अनट्रस्टवर्दी कोई नहीं होता। एली किम फिर कहती है, सिर्फ फाइनेंस एक्सपर्ट्स ही नहीं, बाकी लोग भी यही कह रहे हैं। जिन ह्यू समझाता है, तुम नहीं समझ रही हो। जो लोग लीव के लिए वोट करेंगे वो कंजर्वेटिव्स हैं। ये लोग पोल्स में नहीं आते, ज्यादा बात भी नहीं करते, लेकिन वोटिंग डे पर यही लोग वोट डालने पहुंचेंगे। क्योंजू कहती है, लोग पैसों के बारे में सोचेंगे और ईयू में रहने का फैसला लेंगे। अगर ये पॉलिटिक्स ना होता तो तुम्हारी लॉजिक चलती, लेकिन ये सब लॉजिकल नहीं है। ये इमोशनल है, पॉलिटिकल है और बहुत मैसी है। राजनीतिक रैंट स्किप कर देते हैं। असल जिंदगी में वैसे ही बहुत मिल जाता है वैसे। अब आते हैं उस पार्ट पर जहां हमारा लड़का एक फोल्डर निकालता है और कहता है, ये रहा सबके लिए प्लान। सब उसे वाइड आइड घूर रहे होते हैं, जैसे पूछ रहे हों, तू वाकई इतना बड़ा रिस्क लेने वाला है? लेकिन हमारा बंदा खाम और कॉन्फिडेंट बस एक लाइन कहता है, ट्रस्ट द ब्रावो। वोट पास होगा। अगर हम इस प्लान को फॉलो करें तो ये काम करेगा। क्योंजू कहती है, पूरा मामला बहुत ज्यादा डेंजरस है। एली किम पूछती है, क्यों? तुम्हारे पास पहले से इतना पैसा है कि जिंदगी में कभी खर्च नहीं हो पाएगा, फिर भी इतना बड़ा रिस्क क्यों? हमारा लड़का सोचता है कि जब भी वो ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है, लोग हमेशा पूछते हैं, क्यों? पहली बार जब उसने और ओताकू ने ढेर सारा पैसा कमाया था, तब भी क्योंजू ने यही सवाल किया था और उसका सिंपल आंसर था, आई जस्ट वांट टू मेक मोर मनी। इन्वेस्टमेंट्स वही जगह है जहां मैं चमकता हूं। और हां, जब तुम्हारे पास एक हैक हो तो वो भी मदद करता है। उसे पता है लोग ये सवाल बार बार पूछते रहेंगे, तो अब वो बस इतना कहता है, एक अपॉर्चुनिटी आई थी पैसे कमाने की, बस इतना ही। सैंग योप मीनवाइल कांप रहा होता है। वो कहता है, अगर ये प्लान फेल हो गया तो हम सब कुछ खो देंगे। उन्हें याद दिलाता है वो सर्दी 2 साल पहले, जब वो टूटी दाढ़ी, फटे हालों में वापस आया था, पूरी तरह से खाली हाथ। तब उसने एक मैसिव अमाउंट कमाया था, लेकिन एक रिस्की इन्वेस्टमेंट ने सब तबाह कर दिया था। जिन ह्यू बस जवाब देता है, फिर भी देखो, आज मैं वापस खड़ा हूं। अगर फिर से सब कुछ खो गया तो फिर से शुरू करेंगे, तो तुम इतना परेशान क्यों हो? बूम! सैंग योप का दिमाग एकदम खुल जाता है। यही लाइन चाहिए थी। वो कहता है, तू सही है, मैं बहुत ज्यादा सेफ खेल रहा था। अगर तुम्हें यकीन है कि यूके ईयू छोड़ने वाला है तो चलो ऑल इन चलते हैं। hyunju बस एक लंबी सांस लेकर कहती है, लगता है तुम्हारा डिसीजन तो पहले से ही फिक्स है, तो अब ऑब्वियस था कि वो भी साथ चलेगी। युताकू, हमेशा की तरह,
अब तक चुप था, लेकिन अब वो सिर हिलाता है और कहता है आई एम इन टू। जहां तक उस लॉयर लड़की की बात है, बेचारी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में, लेकिन वो कहती है मैं जितना कर सकती हूं उतना हेल्प करूंगी। वो चालाक बंदा वहीं बैठा सोच रहा था कि इस वक्त शायद सब उसे एक पागल समझ रहे हैं जो अकेला चिल्ला रहा है कि ये होने वाला है, लेकिन बहुत जल्द सबका जजमेंट बदल जाएगा। और जब सबने हाँ कह दी, वो खड़ा हुआ और बोला इट्स टाइम टू मेक सम मनी। थोड़ी अजीब लाइन है बाहर से सुनो तो, लेकिन भाई लोगों के लिए ये मनी सिग्नल है। भाई, अब तो इमेज क्वालिटी भी गड़बड़ाने लगी, लेकिन कहानी मजेदार होती जा रही है। अब सीन कटता है यूके के फाइनेंशियल मार्केट्स में, करेंसी एक्सचेंज डिवीजन में। लोग कुछ चेक कर रहे थे यूटीके, नाम सब जानते थे और स्टाफ ने जल्दी रिकग्नाइज कर लिया। यही तो वो कंपनी है जिसका नाम एक्सप्लोडिंग स्मार्टफोन स्कैंडल में आया था। अब वो लोग फॉरेक्स में पैसा लगा रहे हैं। एक कंट्री की करेंसी खरीदो, दूसरी बेचो और फ्लक्चुएशन से प्रॉफिट कमाओ। वो लोग एक ऐसा प्ले सेट कर रहे थे जो 10x रिटर्न, मतलब 100 बिलियन दे सकता था। रिस्क मैनेजमेंट रूम में सब स्क्रीन्स घूर रहे थे। ओटीके के ये पागल लोग अब मैसिव कैश डंप कर रहे थे। जहां तक सबको पता था, ये लोग तो बस स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो अब अचानक ये लोग इतने क्रेजी लेवल पर क्यों आ गए? एक नर्ड बोला, कुछ तो गड़बड़ है। उसे समझना था कि ये लोग आखिर चाह क्या रहे हैं। शुक्र है हमारे पास ऑटक है जो चीजों को आसान भाषा में समझा देता है। केक में तुम खरीदते हो 2000 कोरियन वन। फिर अगर तुम्हारे पास 2,2001 है तो तुम 2 खरीद सकते हो। लेकिन अगर वन की वैल्यू गिर जाती है तो वही एक अब तुम्हें 4001 वन दिला सकता है। तो ये लोग इसी तरह की डीवैल्यूएशन होने पर दांव लगा रहे हैं। फिर हमारा लड़का एक बड़ी कहानी सुनाता है जॉर्ज सोरोस के बारे में। हाँ, पता है वो बहुत अमीर है, लेकिन मुझे नहीं पता वो है कौन। असल में वही आदमी जिसने एक बार किसी देश की करेंसी के खिलाफ ऐसा ही दांव लगाया था। और अब लगता है हमारे लड़के भी वही करना चाहते हैं। एक इमेज आता है स्केल बैलेंस का। रेड साइड रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे लोग जो बहुत सारा करेंसी खरीद रहे हैं इस उम्मीद में कि ब्रिटिश पाउंड क्रैश करेगा। लेकिन पूरा फाइनेंशियल मार्केट इसके उलट सोच रहा है। यानी ये हो गया ओटी वर्सेस दुनिया। ओताकू कहता है ये बहुत ज्यादा रिस्की है। कम से कम सोरोस ने तो एक देश के खिलाफ दांव लगाया था, तुम तो पूरी दुनिया से भिड़ रहे हो। लेकिन जिनह्यू कहता है कोई बात नहीं, बस वोट तक पोजीशन होल्ड करनी है। जब रिजल्ट्स आएंगे हम जीतेंगे। वापस कॉलेज में कुछ लड़के उसे ड्रिंक्स पर बुलाते हैं। कहते हैं उसे और लोगों से मिलना चाहिए, शायद उस पुराने सांग्योप से भी, जो अब कंपनी खेड में काम करता है, जो बहुत बड़ी कंपनी है। लेकिन उन्हें नहीं पता हमारा लड़का ही उसका सीईओ है। वो बस हाथ हिलाकर मना कर देता है, थैंक्स फॉर द इनवाइट, लेकिन कुछ जरूरी काम है। वो लोग सोचते हैं शायद उसका कोई रिश्ता है, क्योंकि उसका फोन रुक ही नहीं रहा। लेकिन हमारा लड़का हाथ कांपते हुए चल रहा होता है, क्योंकि गोल्डन गेट वाला चेस उसे कॉल कर रहा है। चेस पूछता है तू फॉरेन मार्केट में क्या गेम खेल रहा है? हमारा लड़का मजाक करता है। रूमर्स तेजी से फैलते हैं। चेस कहता है उसे पता है जिनह्यू एक शानदार इन्वेस्टर है, लेकिन इस बार वो एक बहुत ही ऑब्वियस गलती कर रहा है। कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, अभी रुक जाओ जब तक मौका है। वो ये बात बिजनेस पार्टनर के तौर पर नहीं, बल्कि एक कॉलीग की तरह कह रहा था। हमारा लड़का ज्यादा इंप्रेस इस बात से होता है कि चेस, एक लेजेंडरी इन्वेस्टर, उसे कॉलीग कह रहा है। वो उसे थैंक करता है और एक बात कहता है, वह इस डील को पूरा करना चाहता है। जब रिजल्ट्स आएंगे तब सबको समझ आएगा। लगता है चेज ने अपनी स्क्रीन पर कुछ अजीब देखा। वह शॉक में जम गया। हमारा लड़का कॉल खत्म करता है और कहता है मेरे खिलाफ बेट करना ठीक नहीं। और वह सही है यार, में भविष्य देखने की ताकत है। चेज खामोश रहता है, बस चुपके से उसे गुड लक की कामना करता है। फिर वह ब्रिटिश डिवीजन को फोन करता है और कहता है कि रिजल्ट्स अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं। कोई कदम उठाने से पहले इंतजार करना बेहतर है। सांग्योप के ऑफिस में जांग, नया असिस्टेंट, कहता है कि उसने सारे पेपरवर्क ठीक कर दिए। सांग्योप पूछता है कि वह क्या सोचता है। जांग कहता है कि उसे लगता है वे कुछ पागलपन कर रहे हैं। फिर वह दरवाजा बंद करता है और कहता है उन पर भरोसा रखो। वह अपनी नौकरी नहीं खोना चाहता। जिन्ह्यू स्पीकरफोन पर है और पूछता है कि क्या सांग्योप को भी यह पागलपन लगता है। सांग्योप जवाब देता है तुमने पहले जो किया वह इसके सामने कुछ भी नहीं था। वे 1.1 ट्रिलियन वन को एक सिंगल क्लिक पर बेट कर रहे थे। जिन्ह्यू कहता है सब ठीक हो जाएगा।
सांग्योप सहमत है, लेकिन वह इतना डर रहा है कि उसका हाल बुरा है। फिर वह बड़ा दिन आता है, वोटिंग का दिन। पत्रकार कह रहे हैं कि उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग वोट देने आए हैं। शुरुआती रिजल्ट्स बता रहे हैं कि 60,040 लोग ईयू में रहने के पक्ष में हैं, यानी वे हार रहे हैं। ओटाकू को पैनिक अटैक हो रहा है, लेकिन जिन्यू उसे शांत रहने को कहता है। जब तक सारे वोट्स गिने नहीं जाते, कुछ पता नहीं। समस्या यह है कि अभी 7 घंटे बाकी हैं और अब उसे शक होने लगा है। क्या इस बार विजन बदल गया? वह खड़ा होता है और कहता है कि वह क्लास के लिए जा रहा है। ओटाकू हैरान है, लेकिन जिन्यू कहता है रिजल्ट्स वैसे भी नहीं बदलेंगे। ओटाकू कहता है ठीक है, लेकिन वह यहीं रहेगा। उसकी पूरी जिंदगी दांव पर है। हमारा लड़का सोचता है कि अपनी शक्तियों के बारे में जानने के बावजूद उसके दोस्तों को डर लग रहा था। यह ऐसा था जैसे अंधेरे टनल के अंत में एक छोटी सी चिंगारी पर भरोसा करना। शायद इस बार वह सचमुच एबिस में जा रहा था और सब कुछ खो देगा। लेकिन जाने से पहले ओटाकू ने उससे एक वादा मांगा। अगर वे हर पेड़े पर सब कुछ हार गए तो उसे एक बियर और एक स्क्यूअर देना होगा। जिन्यू ने कहा कि वह बेवकूफ़ी की बातें ना करे, लेकिन ओटाकू ने बस कहा वादा कर। तो हमारे लड़के ने हामी भरी और कहा 2 बियर कैंस। ओटाकू मुस्कुराया और बोला डील। यूनिवर्सिटी में वह पहुंचता है और हमेशा की तरह शिन यूरी मैजिकली उसे ढूंढ लेती है। वह कहती है कि वह थक गई है क्योंकि वह पूरी रात वोट देखते हुए जागी और देर तक सोती रही। हमारा लड़का भी, वह भी मुश्किल से सोया। गलियारों में चलते हुए, लगभग हाथ पकड़ते हुए, वे क्लाउन कपल को देखते हैं। सोना अब चमक रही है और पूछती है कि क्या वे डेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि वे बहुत करीब दिखते हैं। शिन यूरी कहती है हाँ, वह उसका अच्छा ख्याल रखता है। ओह, यह बात चुप गई। सोना थोड़ा ऑकवर्ड होकर जवाब देती है कि उसने नोटिस किया। फिर व्हाइट हेयर्ड लूजर पूछता है कि क्या जिन्हू वाकई कंपनी के सीईओ के करीब है और क्या वह एक मैसेज पास कर सकता है। लगता है उसके पिता सीईओ से मिलना चाहते हैं। लगता है हमारा लड़का सांग्योप एक लेजेंड बन रहा है ना? जिन्हू बस कहता है कि वह मैसेज पास कर देगा। क्लासरूम में घुसते ही सब ब्रेक्सिट रिजल्ट्स और बैटिंग की बात कर रहे हैं। लोग क्लास में भी मनी बेट्स लगा रहे हैं। जिन्हू ऑब्वियसली बेट लगाता है कि वे लीव करेंगे। मिस्टर गुची किंग बेट लगाता है कि वे स्टे करेंगे और यूरी बस जिन्हू के जवाब की नकल करती है। जाहिर है लीव पर बेट लगाना अजीब था, क्योंकि ज्यादातर पोल्स कह रहे थे कि वे स्टे करेंगे। अब जिन्हू का दिल धड़कने लगा। क्या होगा अगर सब गलत हो गया? वोटिंग अभी चल रही थी और 52% स्टे की ओर झुके हुए थे। ऑफिस में सांग्योप के साथ लोग मेजें पीट रहे थे, जवाब मांग रहे थे। लग रहा था कि सबकी नौकरियां, उनका पैसा, सब कुछ खत्म हो जाएगा और वे सड़कों पर आ जाएंगे। सांग्योप कांपते हुए अपना फोन उठाता है। अब और कुछ करने को नहीं था, बस इंतजार। वह कमरे से बाहर निकलता है, कहता है कि उसे एक कॉल करनी है। क्लास में प्रोफेसर लेक्चर दे रहा था, लेकिन हमारा लड़का पूरी तरह से खोया हुआ था। तभी शिन यूरी बताती है कि उसका फोन बार बार बज रहा है। वह चौंक कर उठता है। पता चलता है कि अब उन्हें करेंसी के खिलाफ अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए और ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। बाथरूम की ओर भागते हुए वह सब कुछ पर सवाल उठाने लगता है। क्या भविष्य तय है? क्या इसे बदला जा सकता है? उसने सब कुछ बारीकी से प्लान किया था, फिर भी यह काफी नहीं लग रहा था। वोटिंग का आखिरी चरण चल रहा था, अभी भी 48,052। वह अबिस जिससे वह इतने समय से बचता आ रहा था, अब उसके नीचे खुल रहा था। वह सोचता है, क्या उसने हद पार कर दी? क्या इस बार वह गलत था? शायद उसे रुक जाना चाहिए था। शायद उसने कुछ मिस कर दिया। अब बाथरूम के फर्श पर लेटकर वह खुद से पूछता है, मैं कहाँ गलत हुआ? वह सब कुछ याद करने लगता है जो शुरुआत से अब तक हुआ, और तभी वह ईविल मैसेज फिर से आता है जो कहता है वोट पास हो जाएगा। ह्युंजू उसे बताता है, अगर हम अब रुक गए तो कम से कम कारोस और फासित को बचा सकते हैं। हम 3.2 बिलियन वापस ले सकते हैं और रिकवर कर सकते हैं। क्लास में लोग पहले से ही जश्न मना रहे थे। जिन्होंने स्टे पर बेट लगाया था वे क्विक बक कमा रहे थे। किसी ने अभी 10 बक्स कमाए। सड़कों पर जो लोग मानते थे कि यूके रहेगा, वे हंस रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। पता नहीं वह चीज है या नहीं, लेकिन एक आदमी सबसे स्मग स्माइल के साथ दिख रहा है। शायद वह प्रेसिडेंट है। कौन जानता है? ओटाकू बार पर झुका हुआ है, पूरी तरह से हारा हुआ। सांग्योप बाथरूम स्टॉल में बंद है, मेंटली टूट चुका है। लेकिन जिन्वू, उसने ऑर्डर दिया, बचे हुए 3.2 बिलियन को तुरंत यूज करो। वे ब्रिटिश पाउंड के क्रैश पर 50x प्रॉफिट मार्जिन के साथ बेट करने वाले थे। ह्युंजू ने उसे शांत होने और सोचने को कहा, लेकिन उसने चिल्लाकर जवाब दिया, बस वही करो जो मैंने कहा। जिन्वू जानता था कि सब उसे पागल समझ रहे थे,
लेकिन वह पहले कभी इतना क्लियर हेडेड नहीं था। उसे पहले कई डाउट्स हुए थे, लेकिन आज उसे यकीन था, ब्रेक्सिट होने वाला था। ह्युंजू ने कहा कि ओटाकू ने भी फाइनल ऑर्डर्स के लिए परमिशन दे दी थी, और अगर उसने ऐसा कहा तो उसने जो कुछ बचा था वह डाल दिया। जिनवू हैरान था, इतने में भी ओटाकू उस पर भरोसा करता था। ह्युंजू ने खुद के लिए एक विस्की डाली, एक शॉट लिया। एली ने पूछा कि क्या वह पागल हो रही है, लेकिन उसने बस कहा कि उसे जिनवू का आखिरी ऑर्डर पूरा करना है। उसने फैसला लिया और उसने उसका साथ दिया। इसके साथ उसकी दोस्त ने भी एक शॉट मांगा। कोई अभी भी जिनवू को रोकने की कोशिश कर रहा था। चीजें अच्छी नहीं लग रही थीं, लेकिन जिनवू ने बस कहा, बहुत देर हो चुकी है। उसने पहले ही सब कुछ, हर सेंट मार्केट में डाल दिया था। जो कुछ बचा है उसे खरीदते रहो, जैसे तुम्हारी जिंदगी इस पर निर्भर हो। सांग्योप बाथरूम में रोते हुए कहता है कि उसकी जिंदगी वाकई इस पर निर्भर है। उसने जिनवू से गुजारिश की, अगर हम बैंकरप्ट हो गए और मैं फिर कभी अमीर हुआ तो कृपया मुझे सड़कों से उठा लेना। जिनवू ने कहा, चिंता मत कर। अगर वह फिर से टॉप पर पहुंचा तो सांग्योप पहला इंसान होगा जिसे वह हायर करेगा। सांग्योप ने शुक्रिया कहा। इस बीच पूरा यूरोप जश्न मना रहा था। सब कह रहे थे यूके और यूरोप एक हैं। वोटिंग अपने अंत के करीब थी। सड़कों पर भीड़ खुशी मना रही थी। यूरोपियन फाइनेंशियल सेक्टर में इन्वेस्टर्स हैरान होकर देख रहे थे। एक एनालिस्ट ने कहा कि उसका कंप्यूटर बता रहा है कि ओटी के पागल लोग आखिरी दम तक उसी स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हैं। बाईं ओर का सूट कहता है कि यह उनका आखिरी डेस्परेट अटेम्प्ट होगा, लेकिन जल्द ही वे पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। यह साफ था, इस सब में सबसे बड़े शिकार वे एम्प्लॉयज होंगे जो बैंकरप्ट हो जाएंगे। यूनिवर्सिटी के बाथरूम में जिनवू अभी भी सोच रहा है, क्या उसने सही चॉइस किया? शायद वह आखिरी विजन बस एक हेलुसिनेशन था। शायद उन्हें कभी भी पूरी कंपनी को दुनिया के खिलाफ बेट नहीं करना चाहिए था। बेचारा सांस भी नहीं ले पा रहा था। उसके पास रिजल्ट्स चेक करने की हिम्मत नहीं थी। उसे बस सांग्योप की रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, जब तक किसी ने नहीं कहा यह खत्म हो गया। जब उसने ऊपर देखा तो सियोनो सामने से गुजर रही थी, कह रही थी, क्लास खत्म हो गई। उसने पूछा, तू यहां क्या कर रहा है? जिनवू बोला, मुझे खुद नहीं पता। वो जाने लगी, फिर अचानक रुकी, वापस आई और बोली, तुम जीत गए। जिनवू ने पलकें झपकाईं। क्या? क्लास में जो बेट की थी तुम वो जीत गए। आखिरकार वोट पलट गया था। यूके ने यूरोपियन यूनियन छोड़ दिया था। जिनवू ने उससे कहा, एक बार फिर से कहो। उधर यूके में हर कोई शॉक में फ्रोजन था, अपने कवर्ड कार्ड्स को घूरते हुए। कोई भी रिजल्ट पर यकीन नहीं कर पा रहा था। न्यूज एंकर्स तक साइलेंट हो गए थे। पूरी दुनिया जैसे रुक गई थी। और जाहिर है यूताकू शैंपेन खोल चुका था, चिल्लाते हुए, वी डिड इट। हर जगह लोग इधर उधर भाग रहे थे, सोचते हुए कि अब वो कैसे सरवाइव करेंगे। जिन लोगों ने ब्रिटिश करेंसी खरीदी थी, अब वो बुरी तरह से उसे बेचने की कोशिश कर रहे थे। और सिर्फ एक ही टीम थी जिसने उल्टा बेट लगाया था, ओटिग। यूरोप का एक बूढ़ा फाइनेंस गाय बड़बड़ाया, इट्स द जॉर्ज सोरोस प्ले ऑल ओवर अगेन। अचानक सारे ऑर्डर्स ट्रिगर होने लगे। फाइनेंशियल बैलेंस टूट गया। एक आदमी पैनिक में था, भीख मांगते हुए कह रहा था, प्लीज स्टॉप द सेलिंग। यूनिवर्सिटी में सुमीना ने पूछा, क्या हुआ? वो बस खड़ा हो गया और बोला, कुछ नहीं, और उसे थैंक किया। सड़क पर जहां हर तरफ केओस था, वहां हमारा बॉय कामली चल रहा था। उसके फोन में ढेरों मैसेजेस आ रहे थे। उसने फोन बंद कर दिया। फिर वो एक फोन बूथ गया और अपनी मां को कॉल किया। मां ने पूछा, तू अपने फोन से क्यों नहीं कॉल कर रहा? वो बोला, बस आपकी याद आ रही थी। कुछ समय पहले कंपनी के में सभी को यकीन था कि वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। सिर्फ एक सवाल था, कल कहाँ नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे? सांग्योप तो ऑलमोस्ट पागल हो चुका था, मुंह से झाग निकलने की हालत में था। कोई नहीं समझ पा रहा था कि कोई पूरी कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट्स पर कैसे बेट कर सकता है। फिर फाइनल रिजल्ट आया, 51.89%। उन्होंने जीत लिया था। चंद सेकंड में सांग्योप ने अपने असिस्टेंट से कहा, टेहन स्ट्रीट पर जो सबसे लग्जरियस बिल्डिंग है वो खरीद लो। अब से वो लोग फाइनेंशियल वर्ल्ड के टॉप पर थे। जैंग स्टंड होकर बस सोच रहा था, मैंने अभी अभी 1.1 ट्रिलियन वन की बेट को सफल होते देखा है। और वो चिल्लाया, आज से मैं अपनी जिंदगी तुम्हें समर्पित करता हूं। एली किम दौड़ती हुई आई, एक्साइटेड होकर पूछा, ह्युंजू, तुमने रिजल्ट देखा?
वो जिनवू को कॉल करना चाहती थी सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन बेचारी hyunju तो अपनी चेयर पर स्लंप होकर बैठी थी, पूरी तरह ड्रेन्ड, इमोशनली, मेंटली, सब कुछ। गोल्डन गेट में किसी ने प्रेसिडेंट से बात करनी चाहिए। प्रेसिडेंट वहीं बैठा सोच रहा था, मैंने उस लड़के को गलत समझा, वो सिर्फ कोई टैलेंटेड इन्वेस्टर नहीं है। आज जो हुआ उसके बाद तो वो एक लेजेंड बन चुका है। अब वो अनोनिमस नहीं रह सकता। ये शायद एक नए युग की शुरुआत है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी कि गोल्डन गेट उससे पार्टनरशिप कर पाए। प्रेसिडेंट ने तुरंत कॉल किया, हमें अपना कोरिया ऑफिस एक्सपैंड करना होगा। अगर उसे हरा नहीं सकते तो दोस्त बन जाओ। अगले दिन उस मैसिव बूम के बाद ओटीके की सारी मार्केट पोजीशंस फाइनलाइज हो गई थीं। कंपनी के की वैल्यू पहुंच गई 5.9 ट्रिलियन वॉन और ओटीके के की 45 ट्रिलियन वॉन, मतलब कुल मिलाकर लगभग 34 बिलियन। होल्ड ऑन, इलॉन मस्क हम आ रहे हैं। जिन्हू को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन टाको ने उसे बधाई दी। लगता है अब तुम साउथ कोरिया के सबसे अमीर इंसान बन गए हो। जिन्हू बोला, ये कैसे पॉसिबल है? सबसे अमीर तो सैमसंग का सीईओ है 20 ट्रिलियन वॉन वाले। फिर उसने थोड़ा मैथ किया और एहसास हुआ, या शायद मैं उसे भी पीछे छोड़ सकता हूं। उसका रिएक्शन, इम्पॉसिबल, वो बूढ़ा जरूर कहीं ना कहीं पैसा छुपा रहा होगा। ऐसे कैसे मैं उसे पार कर लूं? शहर के हर रेस्टोरेंट में लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। हर कोई पैसा हार चुका था। उसका दोस्त हंसते हुए बोला, मुबारक हो, अब एक और कंट्री है जहां तू ऑफिशियली बैंड हो चुका है। तभी सैंग्योप का कॉल आया, ऑफिस पहुंचना अब लगभग इम्पॉसिबल हो गया है। रिपोर्टर्स ने कल से गेट पर डेरा डाला हुआ है, मैं तो पास भी नहीं जा सका। बैकग्राउंड में लोगों की चिल्लाहटें साफ सुनाई दे रही थीं। सीन पर करीब 50 जर्नलिस्ट थे और एक बंदे के हाथ में ऐसा कैमरा था जैसे कोई तोप हो। अब तो सिर्फ सैंग्योप को गूगल करना ही नॉन स्टॉप अलर्ट्स ट्रिगर कर रहा था। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज चल रही थी, गोल्डन गेट अब कोरिया में अपने ऑपरेशंस एक्सपैंड कर रहा है। जिन्हू को वो पुराना कॉल याद आया। चेस ने कहा था, मेरे पास एक गुड न्यूज है। अब उसे सब समझ आ गया। चेस नेशनल टीवी पर भी बोल चुका था, मुझे कोरियन इन्वेस्टर्स पर पूरा भरोसा है। और उस वक्त जिन्हू ने कहा था, मेरे खिलाफ कभी बेट मत लगाना। बूढ़े ने जवाब दिया, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। और ये कोरिया एक्सपेंशन उसी का तरीका था कहने का, अब हम एक ही साइड पर हैं। जिन्हू समझ गया, ये बंदा बेवजह सीईओ नहीं बना है। हर चीज सेटल होते ही वो उसके साथ फ्लेक्स कर रहा था। और सच कहें तो जिन्हू को अब बुरा भी नहीं लग रहा था। ओताको ने पूछा, जो गोल्डन गेट के लोग अभी दूसरी कंट्रीज में हैं, उनका क्या? जिन्हू ने जवाब दिया, शायद अब उन्हें कोरिया भेजा जाएगा। फिर जिन्हू और यू को एक अर्जेंट मीटिंग के लिए बुलाया गया। चेस ने अनाउंस किया, यू अब एक्सपैंडेड कोरिया डिवीजन को लीड करेंगी, लेकिन सिर्फ एक एम्प्लॉई की तरह नहीं। उन्हें फुल अथॉरिटी दी गई है। ब्लैक स्पिरिट क्वीन के पास वैसे भी कम टाइटल्स नहीं थे। टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट, न्यूयॉर्क में अर्ली करियर की शुरुआत, गोल्डन गेट में एशिया डिवीजन की हेड, ओके की थर्ड लार्जेस्ट शेयर होल्डर, 1 ट्रिलियन वॉन से ज्यादा के एसेट्स की मालकिन। एक सुबह कोरिया यूनिवर्सिटी में दर्जनों पत्रकारों ने स्कूल को घेर रखा था। जिन हो हैरान था, यह क्या हो रहा है? पत्रकार यहां क्यों हैं? वे क्या फिल्मा रहे हैं? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक आवाज गूंजी, वह रहा, कांग जिन हो। उसने सहज रूप से प्रतिक्रिया दी, हो। उसी पल सारे पत्रकारों की नजरें एक साथ उसकी ओर मुड़ गईं। वे तेजी से उसके पास आए, मिस्टर कांग जिन हो, क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? इस इन्वेस्टमेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको ब्रेक्सिट के बारे में कोई इनसाइड इंफॉर्मेशन मिली थी? सवालों की बौछार ने जिन हो को हैरान कर दिया। वो सोचने लगा, मुझसे क्यों? क्या मैं एक्सपोज हो गया हूं? उन्हें कितना पता है? मैं हमेशा जानता था कि यह दिन आएगा। उसका चेहरा अत्यधिक परेशानी भरी आंखों के साथ गंभीर हो गया। तभी एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया। आराम से बोलो, तुम सीनियर सांग योप के करीबी हो ना? जिन हो ने आश्चर्य से पलट कर देखा। हूं? पत्रकारों ने सवालों का घेरा बनाए रखा। सीईओ पार्क सांग योप कैसे सीनियर हैं? आप उनके साथ एक ही क्लब में थे। कोई यादगार बातें? क्या आप अभी उन्हें कॉल कर सकते हैं? जिन हो को अचानक समझ आया कि यह उसके बारे में नहीं, बल्कि सीनियर सांग योप के बारे में था। सच जानने के बाद उसने मना किया, माफ करें, मुझे ज्यादा नहीं पता। हम इतने करीबी नहीं हैं। मुझे क्लास के लिए जाना है, कृपया अब मुझे जाने दें। वह मुड़कर जाने लगा, यह सोचते हुए कि अभी उन्हें कोई क्लू देने की जरूरत नहीं है, अभी समय नहीं आया।
पीछे लाल शर्ट वाला दोस्त बोल पड़ा। ठीक है, तो मैं जो जानता हूं वह बता देता हूं। पत्रकारों के घेरे से बचने के लिए सांग योप ताए क्यू के घर छिपने गया था। अंदर घुसते ही उसने शिकायत की, मैं बहुत थक गया हूं। अब तक कंपनी के बाहर पत्रकार घेरे हुए हैं। मुझे अनजान नंबरों से लगातार कॉल्स आ रहे हैं। पता नहीं उन्हें मेरा नंबर कहां से मिला। शायद मुझे फोन नंबर बदल लेना चाहिए। ताए क्यू ने मजाक में मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम लगभग सेलिब्रिटी हो गए हो। सांग योप ने हताशा में सिर हिलाया। इसमें मजा नहीं है। मेरा मोहल्ला भी अराजक हो गया है। अगर ऐसा ही चला तो मैं होमलेस हो जाऊंगा। यह देखकर जिन हो ने पूछा, क्या तुमने कुछ खाया? कुछ खाने चले? ताए क्यू ने तुरंत फोन खोला और जवाब दिया, बिल्कुल, चाइनीज खाना। और क्या? जिन हो फिर से असहाय हो गया। बस एक चाइनीज रेस्टोरेंट खोल ले। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद खाना डिलीवर हो गया। सामने खाने की मेज देखकर सांग योप सोच में पड़ गया। इलेक्शन नाइट वाकई बहुत कठिन थी। उस सिचुएशन में तुम्हें इतना बड़ा बेट लगाने की हिम्मत कहां से आई? जिन हो ने शांति से जवाब दिया, मुझे बस लगा कि मैं जीत जाऊंगा। यह सुनकर सांग योप ने भौहें चढ़ाई और कहा, तुमने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, बस इतना? चाहे जितना हिसाब कर लो, एकमात्र तर्कसंगत एक्सप्लेनेशन यही है कि कांग जिन हो को रिजल्ट्स पहले से पता थे। सिर्फ यही असम्पशन सब कुछ लॉजिकल बनाता है। नूडल्स खा रहे ताए क्यू को झटका लगा और वह जोर से खांसने लगा। जिन हो ने दोस्त के कंधे पर थपकी दी, ध्यान भटकाते हुए, अगर मुझे पहले से पता भी होता तो भी मेरे पास इतना बड़ा डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं होती। फिर उसने जल्दी से बात बदली, वैसे के कंपनी की रेवेन्यू इस बार? यह सुनकर सांग योप मुस्कुराया, मुझे नहीं पता इतने पैसे का क्या करूं। मौका पकड़ते हुए उसने तुरंत पूछा, कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो? सांगयोप ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल मैं एक चीज पर ध्यान दे रहा हूं। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी मार्केट काफी इंटरेस्टिंग रहा है। यह सुनकर वह रुक गया। वैनकुन? सांगयोप ने सिर हिलाया और समझाया, जैसा कि तुम जानते हो, क्रिप्टो करेंसी का कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। इसका कोई इशुइंग एजेंसी नहीं है, न ही कोई ऑर्गेनाइजेशन जो इसकी वैल्यू की गारंटी देता हो। फिर भी लोग मानते हैं कि इसकी वैल्यू है। उसने रुचि के साथ जवाब दिया, मैं इसे बहुत अच्छे से समझता हूं। क्रिप्टो करेंसी को नकली नहीं किया जा सकता, न ही हैक्ड। इसका कोई मैनेजिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है और इशुइंग की संख्या एक प्री डिटर्मिन्ड एल्गोरिदम के अनुसार फिक्स्ड है। कुल 23 मिलियन है। अभी शायद 10 मिलियन इशूड हो चुके हैं। सांग योप ने सिर हिलाया, अगर मनी सप्लाई को एडजस्ट नहीं किया जा सकता तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करना मुश्किल होगा ना? हमें इसे गोल्ड जैसे इन्वेस्टमेंट एसेट के रूप में देखना चाहिए। जिन हो हैरान था, क्रिप्टो करेंसी? सोचते हुए सब कुछ वैनकुन से शुरू हुआ था। उसने खाने का एक टुकड़ा उठाया, मुंह में डालने ही वाला था कि एक तेज रोशनी ने उसे चौंका दिया। उसके पीछे से एक ईगो की छवि धीरे धीरे उभरी, जिससे वह घबरा गया। यह देखकर सांग योप ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ? जिन हो ने तेज नजरों से कहा, सीनियर, क्या आप इथीरियम के बारे में कुछ जानते हैं? उसकी आंखों के सामने एक टेक्स्ट था, इथीरियम आइलैंड। ताए क्यू इस सीन का आदी हो चुका था, इसलिए वह बस जानबूझकर मुस्कुराया। सांग योप ने भौहें चढ़ाकर जवाब दिया, तुमने इसके बारे में सुना है? जिन हो ने शांति से जवाब दिया, मुझे लगता है मैंने ऑनलाइन इसके बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था। पिछले साल एक नया करेंसी टाइप आया है। पेमेंट और ट्रांजैक्शन डेटा स्टोर करने के अलावा यह कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन भी स्टोर कर सकता है। यह कुछ कंडीशंस पूरी होने पर ऑटोमैटिक ट्रांजैक्शंस की अनुमति देता है। अभी इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन वैनकुन की तुलना में केवल एक 10वां हिस्सा है। टाई क्यू ने सोचा, स्केल बहुत बड़ा नहीं है। क्या हमारे पास पहले से क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज नहीं है? उसने सिर हिलाया, हाँ बैंसम, हमारे पास 68.5% शेयर्स हैं। तो फिर बैंसम में इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ ताकि मार्केट में कम्पीट कर सके। हमें स्केल बढ़ाना होगा और वैनकुन और इथीरियम खरीदने के लिए अलग से इन्वेस्ट करना होगा। हम खुद भी माइन कर सकते हैं। यह सुनकर ताए क्यू कुर्सी पर पीछे झुका और राय स्माइल के साथ बोला, कॉइन्स माइनिंग के लिए सैकड़ों कंप्यूटर्स वाली बड़ी फैक्ट्रीज चाहिए। हमारे देश में इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट को देखते हुए यह मुश्किल होगा। उसने मौका पकड़कर तुरंत जवाब दिया, तो हमें उन देशों में बिल्ड करना चाहिए जहां इलेक्ट्रिसिटी सस्ती हो, या ठंडे क्लाइमेट्स वाले इलाकों में। वहां कूलिंग फैंस की जरूरत नहीं होगी। सांग योप ने थोड़ा सोचा और पूछा, जिन हो, तुम्हें लगता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट बढ़ेगा? जिन हो ने जवाब दिया, निकट भविष्य में हां। सांग योप ने आगे कहा, ओटीके कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर रही? उसने शांति से जवाब दिया,
मार्केट बहुत छोटा है। सांग, योप ने भौहें चढ़ाईं। तो तुम अभी जो पैसा कमाया उसका क्या करने की योजना है? जिन हो ने सोचा, ऑटके कंपनी के कैश रिजर्व्स $30 बिलियन तक पहुंच गए हैं, जो 33 ट्रिलियन KRW के बराबर है। अभी भी इन्वेस्टमेंट्स की प्लानिंग चल रही है, कुछ भी पक्का नहीं है। उसने हाथ बांधे और कहा, बाद में बताऊंगा, हमें एक मार्केट चाहिए जो स्केल के हिसाब से हो। अगले दिन क्लासरूम में टीचर की लेक्चर की आवाज़ गूंजी, अब आपके पास एग्जाम में अच्छा करने की एक और वजह है। जैसा कि आप जानते हैं, गोल्डन गेट कोरियाई मार्केट में आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप एग्जाम में अच्छा करेंगे और इसे गोल्डन गेट में शामिल होने की सीढ़ी के रूप में देखेंगे। यह सुनते ही पूरी क्लास में हलचल मच गई। टीचर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे भी यह इंटरेस्टिंग लगता है। नई ब्रांच का जल्दबाजी में स्थापना और गांगनाम में शिफ्ट करने का फैसला भी महत्वपूर्ण है। अगर आप पास होकर बाद में प्रमोट होते हैं तो मुझे सब कुछ बताना न भूलें। जिन हो चुपचाप बैठा सोच रहा था। हाँ, गांगनाम क्यों? विदेशी सिक्योरिटीज कंपनीज आमतौर पर ग्वांगवामुन को प्रेफर करते हैं, जहां एम्बेसीज केंद्रित हैं, क्योंकि यह बिजनेस ऑपरेशंस के लिए सुविधाजनक है और इमरजेंसी में इवैक्यूएशन के लिए भी उपयुक्त है। बहुत एडवांटेजस। एक स्टेबल और कन्वीनियंट सिस्टम को इग्नोर करके ग्वांगवामुन में उनके पहले से मौजूद बड़े ऑफिसेज को छोड़कर गांगनाम में पूरी तरह शिफ्ट करने का क्या फायदा है? क्या हो सकता है? अचानक जिन हो को चेज के शब्द याद आए। ईमानदारी से, मुझे उम्मीद है कि हम ऑपोजिट साइड्स पर नहीं होंगे। हम एक हिस्टोरिक मोमेंट का गवाह बनना चाहते हैं, डियर पार्टनर। यह सोचकर वह अचानक कांप उठा। क्या यह मेरे कारण है? तभी यूरी पास आई, उसके करीब झुकी और पूछा, क्या हुआ? जिन हो चौंक कर बोला, हूं? उसने उत्सुकता से पूछा, तुम्हारे कारण? इसका क्या मतलब है? उसने ऑकवर्ड मुस्कान के साथ जवाब दिया, अरे कुछ नहीं। यूरी ने आसानी से हार नहीं मानी। बताओ ना सीनियर। उसने उसे देखा और सोचा, क्या वह थोड़ा ज्यादा करीब नहीं है? तभी टीचर की आवाज गूंजी, कांग जिन हो शिन यूरी, फ्लर्टिंग को क्लास के बाद के लिए रखो। जिन हो तुरंत शर्मा गया और जल्दी से सफाई दी, प्रोफेसर, वैसा नहीं है। बगल में बैठी यूरी ने तुरंत जवाब दिया, हाँ प्रोफेसर। जिन हो ने उसे देखा और असहाय होकर आह भरी। हाँ का क्या मतलब? वह अचानक खो गया। अब सोचता हूं, आज कोरियाई ब्रांच के एम्प्लॉयज के आने का दिन है। यह ह्यून जू दीदी को लेने का भी सही समय है। क्लास खत्म होने के बाद वह ताए क्यू के साथ एयरपोर्ट गया। अंदर घुसते ही वे हैरान हो गए, क्योंकि सुबह से ही रिपोर्टर्स ने एयरपोर्ट को घेर रखा था। कैमरों की आवाज गूंजी, साथ में आवाजें आईं, ध्यान से लाइन में रहो, हम एक्स्ट्रा सीन्स फिल्मा रहे हैं। यह देखकर ताए क्यू सचमुच हैरान था। इतने सारे रिपोर्टर्स क्यों? कोई फेमस फॉरेनर आ रहा है क्या? जैसे ही उसने बात खत्म की, करीब आती फुटस्टेप्स की आवाज ने सबका ध्यान खींचा। ओह, वे आ रहे हैं, वह है जेसिका। ओह, कुछ कहेंगी? आपको कैसा लग रहा है? जिन हो हैरान रह गया। हूं? ह्यून? जू दीदी? ताए क्यों भी शौक था। दीदी, क्या मेरी बहन ने कुछ बड़ा कर दिया? जिन हो को यकीन नहीं हुआ और उसने बोलने की कोशिश की। रुको, क्या वह सचमुच ह्यून जू दीदी है? रिपोर्टर्स अभी भी उसे घेरे हुए सवाल पूछ रहे थे। आप कोरियाई मार्केट के फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं? गोल्डन गेट ब्रांच की पहली कोरियाई डायरेक्टर बनने का कैसा लग रहा है? यह जानकारी सुनकर जिन हो और ताए क्यू स्टन रह गए। इस बीच रिपोर्टर्स अभी भी तस्वीरें ले रहे थे और सवाल पूछ रहे थे। कृपया कुछ शब्द कहें। दूर से खड़े ताए क्यू को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वह हकलाते हुए बोला, ह्यून जू दीदी, मेरी बहन गोल्डन गेट में है। इतना कहते हुए वह लगभग चिल्ला उठा। वह कोरियाई ब्रांच की डायरेक्टर है? ताए क्यू ने सिर पकड़ लिया और